राइट जी। आज बेसिकली मैं थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या है, इसमें पढ़ाई का तरीकाकार क्या है, कैसे आपने काम करना है। ठीक है, तमाम चीज़ें जो है आपको आज ये थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का हमारा इंफॉर्मेशन सेमिनार होगा। अगर आप इसको मतलब सुन लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ड्यूरिंग द स्टडी आपको किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ज़रा इसको सुनिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आखिर में फिर ये है कि हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन रखेंगे जिसमें कि आप मतलब अपने क्वेश्चंस वगैरह अगर कोई हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, HEC से रिकग्नाइज है, पूरी दुनिया में इसकी डिग्री की एक्सेप्टेंस है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ओपन करके आपको डिफरेंट साथ साथ बातें करता रहूँगा, साथ साथ में आपको करके दिखाता रहूँगा। राइट जी। हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करवा दूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो www.vu.edu.pk, ठीक है, ये हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। आज से पहले आपने इसको यूज़ किया होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ रही है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रेलेवेंट, आपके डिफरेंट जो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है उनकी डिटेल्स, ठीक है, एडमिशन्स के बारे में डिटेल्स, यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स जो है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी तमाम चीज़ों को तो फिलहाल मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा, चंद एक बेसिक सी बातें हैं वो थोड़ी सी मैं आपको बताऊँगा और उसमें थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसका मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। सबसे जो पहले अगर आप देखें कि अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सबसे पहले अगर आप देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मोनोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज ए फेडरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अब ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे आप में से मोस्टली लोग होंगे जो कि मतलब आपके पास जो है इंटर से आप यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, इंटर करके जब आप आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़े से डिसिप्लिन चेंज हो जाते हैं, आपका तरीकाकार पढ़ाई का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई ना कोई इसका चांसलर होता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें चांसलर्स यहाँ पे मैसेज, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। नॉर्मली जितनी भी गवर्नमेंट फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके जो चांसलर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। राइट, अच्छा, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ये उनका मैसेज है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें इंट्रोडक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फिर भी बता देता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ये 2002 में स्टार्ट की गई। ठीक है, 2002 में वर्चुअल यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया। 23 मार्च 2002 को इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि आज ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 19 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए हैं। इस यूनिवर्सिटी में मतलब लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, कई इतने ही लोग पास आउट भी हो चुके हैं और फील्ड में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाके फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए भी यहाँ से गए। राइट, अगर आप यहाँ पर देखें ये इसके माइलस्टोन्स आ रहे होंगे यहाँ पर। आप मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, जस्ट मैं चीजें आपको दिखा रहा हूँ, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर 2002 में इसको चार्टर मिला था। ठीक है ना, फेडरल चार्टर। चार्टर से बेसिकली मुराद क्या होती है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करती है तो उसको HEC से जाकर इजाजत या परमिशन लेनी पड़ती है या चार्टर लेना पड़ता है। जिस यूनिवर्सिटी के पास जिस प्रोग्राम का चार्टर होता है वो उन प्रोग्राम्स को अपने स्टूडेंट्स को वो ऑफर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें मार्च 2004 में आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने सैटेलाइट चैनल्स हैं, VUTV1 है, VUTV2 है, इसी तरह से आपके पास ये भी चैनल्स मौजूद हैं, VUTV3। तो ये डिफरेंट डेट्स के ऊपर क्या क्या इवेंट्स हुए, ये तमाम चीजें आप यहाँ से जाके आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। खैर, डिफरेंट फैकल्टीज में अगर आप आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फैकल्टीज ऑफर की जा रही हैं। फैकल्टी ऑफ CSIT में अगर आप आते हैं तो CS&IT में डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। PhD कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, मास्टर MS प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है।
मास्टर्स 2 इयर्स के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, बैचलर्स के 4 साल के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, एसोसिएट डिग्री 2 साल के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स 1 ईयर के ऑफर किए जा रहे हैं। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर आपकी इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जा रहे हैं। फैकल्टीज में आप देखना चाहें, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में जाएं तो मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल के, कुछ बैचलर्स प्रोग्राम 4 साल के प्रोग्राम्स। हमेशा याद रखिएगा कि जो 4 साल का प्रोग्राम होता है उसे आप बीएस डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, राइट। इसी तरह से जो 2 साल का प्रोग्राम होता है उसे आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, राइट। तो पहले एक वक्त था कि बीए बीएससी के प्रोग्राम होते थे, लेकिन वो बीए बीएससी के जो 2 साल के प्रोग्राम थे उनको रिप्लेस किया गया है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, राइट जी। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स में अगर आप आते हैं, यहाँ पर जो आपके लिए जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है? एकेडमिक कैलेंडर में यूनिवर्सिटी जो है आपको अपने जो पूरा जो सेमेस्टर है उसके जो तमाम मतलब जो डेट्स हैं वो आपको बता देती है। आपका सेमेस्टर कब शुरू हो रहा है, आपके मिड टर्म कब होगा, आपका फाइनल टर्म कब होगा, आपकी कितनी छुट्टियां हैं, कैसे, ये पूरा आप इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर ये तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, लिखा है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस स्प्रिंग 2021 अप्रैल 19, यानी कि परसों मंडे से 19 अप्रैल से आपकी क्लासेस या आपका सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। हमारे एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, एक स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, एक फॉल सेमेस्टर होता है। स्प्रिंग सेमेस्टर जो नॉर्मली ये जैसे मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है, और हमारा जो फॉल सेशन है वो तकरीबन अक्टूबर में या नवंबर में स्टार्ट होता है, राइट। तो पूरे साल में, यानी कि ये जो सेमेस्टर है आपका स्प्रिंग सेमेस्टर है, जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे फॉल सेमेस्टर आपका कहलाएगा, या उसमें जो एडमिशन लेंगे उनका फॉल सेमेस्टर वो कहलाएगा। तो इस वक्त जो करंट आपके पास सेमेस्टर शुरू होने जा रहा है वो स्प्रिंग 2021 स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसमें आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिलहाल आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें आपके लिए आपसे रेलेवेंट है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये सेमेस्टर जब शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आपके एक सेमेस्टर में 2 दफा इम्तिहान होता है। एक मिड टर्म होता है, उसकी डेट आ रही है, अभी से आ रही है, 19 जून से आपका मिड टर्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका एक फाइनल टर्म होता है, फाइनल टर्म आपका 28 अगस्त से शुरू हो जाएगा, राइट। मिड टर्म जब आपका शुरू होगा, ये 19 जून से मिड टर्म शुरू होगा, और ये तकरीबन 12 से 14 दिन हमारा एग्जाम चलता है, और उसके बाद दोबारा से क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपके 5 जुलाई से दोबारा से आपका सेमेस्टर रेज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसके दौरान ईद उल अज़हा की छुट्टियां हैं, उनकी डेट्स आ रही हैं, यौम अशूरा की छुट्टियां उनकी डेट्स आ रही हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें जो वक्त के साथ साथ आपको समझ आएगी। जैसे लास्ट डेट फॉर कोर्स सिलेक्शन है, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कोर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं, 29 अप्रैल तक का उनको टाइम दिया गया। ये फिलहाल आपसे रेलेवेंट नहीं है, राइट। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, जैसे आपने देखा कि लास्ट डेट थी एडमिशंस की 7 अप्रैल थी, जो कि गुजर चुकी है। ओरिएंटेशन ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स 12 से 16 अप्रैल था। ओरिएंटेशन क्योंकि हमने 12-16 नहीं, हम आज आपको ये करवा रहे हैं ओरिएंटेशन, ये सेशन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कुछ एक डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पे जस्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एकेडमिक कैलेंडर है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि फैकल्टी ऑफ CS&IT में जब आप आते हैं, राइट, चले मैं कोई एक प्रोग्राम यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जैसे BS 4 इयर्स का कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम। नॉर्मली अब ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इसकी एक स्टडी स्कीम है फिलहाल, या ये सारा प्रोसेस आप कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्टडी स्कीम मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक हियर टू व्यू स्टडी स्कीम। स्टडी स्कीम में क्या होता है कि आपको सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पूरी डिटेल्स मौजूद होती है। जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट BS कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो उसको पहले सेमेस्टर के अंदर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। इन कोर्सेज में अगर आप देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं CS101, ये इसके कोर्स का टाइटल है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, ये लाजमी सब्जेक्ट है, तमाम स्टूडेंट्स को ये पढ़ना पड़ेगा, राइट। ENG 101
अच्छा, अब ये जो सब्जेक्ट का कोड होता है, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होता है कि सब्जेक्ट किस कैटेगरी का है। अगर यहाँ पे CS है, इसका मतलब है ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। अगर ये ENG लिखा है तो इट मींस कि ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। MGT 101 जो है मैनेजमेंट साइंसेस का सब्जेक्ट है। MTH 101 मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। पाक पाकिस्तान स्टडीज है। ETH एथिक्स फॉर द नॉन मुस्लिम्स है। ISL इस्लामियत का सब्जेक्ट है फॉर द मुस्लिम्स। सेकेंड सेमेस्टर में भी आप जाएंगे, CS 201 ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का कोर्स है, राइट, कंप्यूटर साइंस का है। ये एक इंग्लिश कैटेगरी का कोर्स है। ये मैथमेटिक्स का है, ये भी मैथमेटिक्स का है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और ये मैनेजमेंट साइंसेस का। तो यानी कि आपको कोर्स के कोड से अंदाजा होगा कि आपका ये जो सब्जेक्ट है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। आप इसके अंदर इस्लामियत भी पढ़ेंगे, आप पाक स्टडीज भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे। हर एक का जो डिसिप्लिन है उसके मुताबिक जो है वो उसके मेजर कोर्सेज उसके आएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में मेजर कोर्सेज आपके कंप्यूटर साइंसेस के होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज है वो ज्यादा होते जाएंगे, राइट। अगर कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट साइंसेस में डिग्री कर रहा है तो उसके लिहाज से उसके जो मैनेजमेंट साइंसेस के कोर्सेज हैं वो ज्यादा होते हैं, राइट। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आते हैं, ये ENG 201 का सब्जेक्ट है। इसके आगे प्री रेक्विजिट लिखा हुआ है। प्री रेक्विजिट का मतलब ये है कि इस कोर्स को नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको पिछले सेमेस्टर में जो ENG 101 का कोर्स ऑफर किया गया था उसको पास होना जरूरी है। अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं और इस सब्जेक्ट को पास नहीं करते हैं तो अगले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको ये कोर्स ऑफर नहीं करेगी जब तक कि आप इस कोर्स को पहले नहीं पढ़ लेते। इसी तरह से कुछ और कोर्सेज हैं, जैसे MTH 301 का कोर्स है। इसको पढ़ने के लिए आपको MTH 101 का पास होना जरूरी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम सेमेस्टर्स के अंदर हर सब्जेक्ट के कुछ प्री रेक्विजिट कोर्सेज लिखे हुए, राइट। जैसे आप देखें CS 304 है, इसको पढ़ने के लिए आपको CS 201 का कोर्स पास करना जरूरी है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में ऑफर किया गया था, राइट। अच्छा, ये तो चीजें हो गई। आपको थोड़ा सा आप पूरे टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होंगे, राइट। देखिए, पहले आप लोग पढ़ते थे एनुअल सिस्टम, राइट। अब ये है सेमेस्टर सिस्टम। अब आपके पास एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे, राइट। अब जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं वो हम उसको काउंट तो 6-6 महीने का करते हैं, लेकिन असल में वो 6-6 महीने का सेमेस्टर होता नहीं है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ये बाहर से आया हुआ है। दुनिया में आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है, राइट। पाकिस्तान के अंदर एक एनुअल सिस्टम चलता था, राइट। और क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि ये HEC जब से आई है, इसका बेसिकली काम क्या है कि पाकिस्तान में भी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वही किया जाए जो कि दुनिया के अंदर चलता है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले कुछ स्टूडेंट्स जब एनुअल सिस्टम से पढ़ते हैं तो उनको बाहर जब वो जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो उनकी डिग्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि दुनिया के अंदर एनुअल सिस्टम नहीं चलता, दुनिया में सेमेस्टर सिस्टम चलता है। तो अब HEC ने आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एनुअल सिस्टम है उसको खत्म करती जा रही है, कर दिया काफी हद तक, और अब जो है ज्यादातर सेमेस्टर सिस्टम ही चलता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पहले HEC की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ, hec.gov.p, ये वेबसाइट। गला खुश्क हो रहा है, ओके। ये HEC की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, राइट। यहाँ पर जो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज देखने वाली है, नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे नीचे जब आप जाएंगे HEC सर्विसेज की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, और यूनिवर्सिटीज के अंदर एक लिंक आ रहा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। जैसे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स का अक्सर ये सवाल होता है कि आया कि हमारी डिग्री एक्सेप्टेबल है या नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप जाएंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है HEC से रिकॉग्नाइज है तो आपकी यूनिवर्सिटी की पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है क्या वो HEC रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, राइट। तो ये इस वक्त आपको दिखा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में टोटल 224
24 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज काम कर रही, राइट। अब अगर आप यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को देखना चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे सेक्टर में अगर आप देखेंगे, एक आपके पास प्राइवेट है, एक पब्लिक है। प्राइवेट सेक्टर ये वो सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप उनकी लिस्ट देखना चाहें प्राइवेट सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आउट ऑफ 224 ओके 86 यूनिवर्सिटीज आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अगर हम पब्लिक पे करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 224 जो है आपके पास जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो कितनी है, अभी आपके पास ये आ जाएगा, ये 138 यूनिवर्सिटीज जो कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद आता है चार्टर्ड बाय। चार्टर्ड बाय, अब आपके पास दो तरह के चार्टर्ड होते हैं, एक प्रोविंशियल चार्टर्ड होता है और एक आपके पास फेडरल चार्टर्ड होता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनके पास प्रोविंस का चार्टर होता है, प्रोविंशियल चार्टर्ड होता है, उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो जी किसी स्टूडेंट ओके तो यहां पर आप देखेंगे चार्टर्ड बाय, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की यूनिवर्सिटीज देखना चाहते हैं तो टोटल 43 यूनिवर्सिटीज, ये 43 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पंजाब के प्रोविंस से जिनको चार्टर मिले। पंजाब के प्रोविंस से चार्टर से मुराद ये है कि इनके जितने भी लिंक कैंपसेस, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ पंजाब के अंदर काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, तो आप यानी कि सिर्फ पंजाब के अंदर ही मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर में पढ़ रहे हैं, अगर आपको कराची जाना है तो आप उस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि कोई भी कैंपस आपको कराची में नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे शिफ्ट नहीं हो सकते। फेडरल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी ब्रांचेस होती हैं। आप इजीली, फॉर एग्जांपल आज आप लाहौर में हैं, आपने 2 सेमेस्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि जी मैं जो है कराची में जाके बाकी सेमेस्टर्स पढ़ना चाहता हूँ या मैं पेशावर में जाके पढ़ना चाहता हूँ। तो जो फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है, आप इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास फेडरल चार्टर है, ना सिर्फ आप पूरे पाकिस्तान में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके आप स्टडी कर सकते हैं। हमारे बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब 2 या 3 सेमेस्टर्स यहाँ पे कर लिए, उसके बाद वो कोई मिडिल ईस्ट में चला गया, जॉब मिल गई, तो वो बाकी सेमेस्टर्स अपने वहां से जाके कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट जी। डिसिप्लिन में अगर आप देखें, आपके पास डिफरेंट डिसिप्लिन आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी है, मेडिकल कैटेगरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ रही है। अगर आप देखना चाहें तो जनरल कैटेगरी के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, राइट। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त पंजाब के अंदर टोटल 37 है, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चार्टर्ड है जिनके पास, उन यूनिवर्सिटीज को देखना चाहूं तो यहाँ पे 23 यूनिवर्सिटीज, अच्छा प्रोविंस और, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं 23 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पब्लिक है, जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चार्टर है, जिनका डिसिप्लिन जनरल है, ठीक है। अब यहाँ पे एयर यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, बहरिया है, कॉमसेट से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ रही है। हम यहाँ पे जाके देखते हैं जरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है उसको अगर हम देखते हैं, ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान आ रही है, राइट। 29 यूनिवर्सिटीज में जिनका सेक्टर पब्लिक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, पंजाब के प्रोविंस के अंदर इसका हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर। बात समझ आ गई आपको? तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि आया कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, आया कि वो HEC से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। तो ये सब मैंने आपको करके दिखा दिया, बता दिया कि आया कि ये आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है क्या, राइट जी। चले जी, अब हम जरा कुछ और चीजों की तरफ चलते हैं। एक और हमारी वेबसाइट है, मैं जरा वो आपको दिखा दूं, ocw.vu.edu.pk। OCW stand for the Open Courseware web .vu.edu.pk। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं
यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्या है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे अबाउट और है जी आपके पास मोड ऑफ एजुकेशन, राइट। ये मोड ऑफ एजुकेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या करती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि पूरे पाकिस्तान से जो बेहतरीन प्रोफेसर्स थे, इसमें मोस्टली टीचर्स जो हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 95% टीचर्स आपके पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं, राइट। ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब फॉरेन क्वालिफाइड है। हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स हैं स्पेशल कंप्यूटर साइंस के अंदर भी कि जो कि आपके मतलब नासा में जॉब करते रहे। ऐसे ऐसे टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने वाले आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप इनके लेक्चर सुनेंगे आपको खुद अंदाजा होगा कितने क्वालिफाइड लोग हैं ये, राइट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हमारा हेड ऑफिस है रायवेंट के अंदर, ठीक है। वहां पे हमारा एक बकायदा टीवी स्टेशन बना हुआ है, उनके ऊपर लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स होती है और उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके हमारा एक अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर उन लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। वाया सैटेलाइट। अब आपको पता है कि एक वक्त था जब ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, उस वक्त इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, तो लोग स्टूडेंट्स क्या करते थे कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको बेसिकली वो लोग क्या करते थे कि आपके क्या कहते हैं कैसेट्स के अंदर हम उनको दिया करते थे। उस वक्त सीडीज भी बहुत कम होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीडीज पे लेक्चर्स आ गए, सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर लेक्चर्स सुना करते थे। और आजकल आप देखें कि हमारे इवन यूट्यूब के ऊपर जाके भी आप देखेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन एक वक्त था कि आपको पता होगा कुछ अर्सा पहले यूट्यूब भी पाकिस्तान में बैन थी, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी ocw.vu.edu.pd। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स के ये डिसिप्लिन आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी मतलब चले जी आप यहाँ पे देखना चाहें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस वक्त अगर आप कंप्यूटर साइंस कैटेगरी के अंदर इस वक्त कोई तकरीबन 59 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखे गए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें CS201, या अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी कोर्स देखना चाहें तो आप उसका कोड डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। जैसे CS201 लिखें और फाइंड कोर्स करें तो ये कोर्स है, आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस कोर्स की कैटेगरी क्या है, कंप्यूटर साइंस, राइट। उसके बाद कोर्स का लेवल क्या है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है। अंडर ग्रेजुएट से मुराद क्या है, यानी कि जो भी 16 इयर्स एजुकेशन के 16 इयर्स एजुकेशन से नीचे नीचे जो स्टडी है वो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। यानी कि 12 साल के बाद की स्टडी और 16 साल तक का जो प्रोग्राम होता है, 16 साल की तालीम तक का जो प्रोग्राम है उसे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हैं। और 16 साल के बाद जो प्रोग्राम आप पढ़ते हैं उसको आप पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, राइट। तो क्या होता है, 12 साल आप इंटर करते हैं, 4 साल अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अंडर ग्रेजुएट होता है 16 साल के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं 2 साल की, और देन फिर आप उसके बाद पीएचडी करते हैं। तो नॉर्मली जो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, अगर वो 2 साल का प्रोग्राम है तो उसे आप एसोसिएट डिग्री कहते हैं, अगर वो 4 साल का प्रोग्राम है तो उसे आप बीएस डिग्री प्रोग्राम कहते हैं। और इसी तरह से जब आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं वो 2 साल का होता है, यानी कि एमएस का प्रोग्राम कहलाता है, मास्टर्स प्रोग्राम कहलाता है, या एमफिल कहा जाता है उसको। और उसके बाद 18 साल, यानी कि आपका 18 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। 18 साल के बाद फर्दर अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पीएचडी कर सकते हैं, राइट। तो पीएचडी की डिग्री जो करते हैं उनको डॉक्टर की डिग्री अवार्ड की जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं डॉक्टर नवीद अख्तर मलिक हैं, एससीडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और एमआईटी यूएसए से इन्होंने पीएचडी की हुई है, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखें इस कोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसका प्री रिक्विजिट क्या CS101। अगर आप इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले इस कोर्स को पढ़ लें, राइट। ओके जी, इसके बारे में इसके कोर्स कंटेंट्स हैं। अच्छा जी, इसके अंदर आपको क्या कुछ पढ़ाया जाएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप मतलब जनरली एक आम पब्लिक के लिए कोई भी यहाँ से इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ओके जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो इसके वीडियो लेक्चर्स हैं, लेक्चर वीडियोस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अगर आप देखेंगे तो टोटल 45 लेक्चर्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें टोटल 45 लेक्चर्स, ये देख सकते हैं, राइट। अगर आप 45 लेक्चर्स है, आप कोई भी लेक्चर यहाँ पे सुनना चाहें, ये प्री रिकॉर्डेड, राइट। और ये आपने इनको पूरे एक सेमेस्टर के अंदर इन 45 लेक्चर्स को कंप्लीटली सुनना होता है और आपने इनके ऊपर वर्क की। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर नंबर 1 जो है प्ले हो जाएगा।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज ये लेक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन खैर आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि रेफरेंस के तौर पे जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास वीडियो लेक्चर्स नहीं है, तो आप इस OCW की वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब के ऊपर जाए और वहां पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपको वहां पे भी बेतहाशा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उन पे भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। राइट जी, चले जी, ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। असल में जो काम आपने कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तरीकाकार क्या है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप लोग लिसन करते हैं, आपको खास टाइम फ्रेम दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर आपने इनको पर वीक के लिहाज से आपने तैयारी करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर जरा आपको एक चीज और बताता हूँ, जरा मैं यहाँ पे ओके ओके जी, अगर आप यहाँ पे देखें जो हमारा एक सेमेस्टर होता है ये वीकली बेस के ऊपर होता है। अगर आप एक सेमेस्टर देखें, ये हमारा जो पूरी दुनिया में आप जाएंगे जो सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट इतना ही होता है। असल में आपका जो टोटल स्टडी पीरियड होता है, ठीक है, स्टडी पीरियड जो होता है वो 15 वीक्स होता है। स्टडी पीरियड वो होता है कितना, 15 वीक्स, 15 हफ्ते का स्टडी पीरियड होता है, राइट। उसके अलावा आपके एक सेमेस्टर के अंदर एक दफा मिड टर्म होगा, यानी कि एक आपका इम्तिहान आएगा जिसे हम मिड टर्म कहते हैं, राइट। ये मिड टर्म आपका कोई आप समझ लें कोई तकरीबन आप इसके लिए 3 वीक्स लगा लें, ठीक है, 3 वीक्स मिड टर्म के होते हैं। इसके अलावा फाइनल टर्म होता है आपका, और फाइनल टर्म को भी आप ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगा, राइट। तो अगर आप देखें 15 हफ्ते आपका स्टडी पीरियड है, 3 हफ्ते मिड टर्म और 3 हफ्ते फाइनल टर्म, और एक हफ्ता आप और लगा ले जो आपकी डिफरेंट वोकेशंस होती हैं, छुट्टियां वुट्टियां आ जाती हैं, ईद की छुट्टी आ गई और दूसरी छुट्टियां हो गई, स्ट्राइक हो गया, ये हो गया, हम उसको एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर सेमेस्टर वो 1 वीक होगा। तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये टोटल 15 और 6 21 और 1 22, तो अगर आप देखें तो आपका जो एक सेमेस्टर है, राइट, वो सेमेस्टर जो है तकरीबन आप समझ लें कि 22 हफ्ते का होता है, 15 वीक्स का एक सेमेस्टर, राइट। अच्छा, 22 वीक्स का एक सेमेस्टर होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे अभी मैंने आपको एकेडमिक कैलेंडर दिखाया था, राइट, कि आपका मिड टर्म कब आएगा। जैसे आपका सेमेस्टर शुरू हो रहा है 19 अप्रैल से, तो आप एग्जैक्ट यानी कि आप देख ले 15 हफ्ते स्टडी पीरियड है, तो आप तकरीबन 7 से 8 हफ्ते के बाद आपका मिड टर्म आ जाएगा। फिर 3 हफ्ते आपका मिड टर्म चलेगा, उसके बाद फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 7 से 8 हफ्ते फिर आपकी स्टडी होगी, और देन फिर 3 हफ्ते आपका फाइनल टर्म हो जाएगा, राइट। फाइनल टर्म जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको सेमेस्टर के दरमियान को 40 डेज टू 45 डेज का गैप आता है, और फिर उसके बाद वो जो 45 डेज होते हैं उनके अंदर आप अपना मतलब कुछ भी कर लें, उसमें आपके लिए कोई बर्डन नहीं होता, आप समझ लें अयाशी होती है, आप घूमे फिरे खेले कूदे जो मर्जी करें, उसमें स्टडी नहीं होती। लेकिन इन 22 हफ्ते के अंदर जो होता है आपकी जान नहीं छूटती, आपको असाइनमेंट्स आएंगी, आपको क्विज आएंगे, कभी आप मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं, फिर फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो 22 हफ्ते हैं ये आपके खासे बिजी गुजरेंगे, राइट। लेकिन इन 22 हफ्तों के बाद जो है आप अपना दूसरी एक्टिविटीज कर सकते हैं 45 डेज के अंदर, राइट। तो ये मैंने आपको पूरे सेमेस्टर का एक आपको वो पूरा प्लान बता दिया। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने आपको एकेडमिक कैलेंडर दिखाया था, मैं दोबारा एक दफा आपको लेकर जाता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा शायद ज्यादा समझ आ रहे। ओके, स्टूडेंट्स के अंदर वीयू की वेबसाइट के ऊपर एकेडमिक कैलेंडर है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे पहला आपका इम्तिहान है, जो सबसे पहला टेस्ट होना है वो 19 जून को आपका मिड टर्म आ जाएगा, राइट। तो आपको अभी जो है 19 अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि तकरीबन 19 अप्रैल से 19 जून ये ऑलमोस्ट कोई 2 महीने बन रहे हैं, राइट। ये कोई 2 महीने बन रहे हैं, राइट। लेकिन हम इसको कोई 8 वीक्स कैलकुलेट करते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? ओके जी, उसके बाद फिर 7 से 8 हफ्ते की है, और फिर देन आपका 28 अगस्त से फाइनल टर्म शुरू हो जाएगा। तो ये 28 अगस्त को आप एक्सपेक्ट करें, 28 अगस्त को शुरू हो रहा है, कोई तकरीबन आप समझ लें कोई 10 सितंबर या 12 सितंबर को आपका फाइनल टर्म खत्म हो जाएगा।
उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, कोई तकरीबन 2 से 3 हफ्ते रिजल्ट्स को प्रिपेयर होने में लगते हैं। तो उसके बाद जो फाइनल टर्म उन्होंने डेट दी है कि 27 सितंबर को अनाउंस होगा, राइट। उसके बाद फिर आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, वो वक्त के साथ साथ में आपको बताते जाएंगे और आपको चीजें समझ पता लगती है। ओके, अच्छा जी, ये चीज आपको समझ आ गई, राइट जी। नेक्स्ट आपके पास एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको थोड़ा सा सेमेस्टर की समझ आ गई कि सेमेस्टर है, हम है ये 22 हफ्ते, लेकिन हम इसको काउंट 6 मंथ्स करते हैं क्योंकि इसमें आपकी जो गैप आता है सेमेस्टर के बाद उसको भी हम इसी में कैलकुलेट करते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैं फैकल्टी ऑफ CS एंड IT को ओपन करता हूँ, किसी का स्टडी प्रोग्राम मैं ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस वन। यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो स्टडी स्कीम है, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से एक दफा। स्टडी स्कीम, ये आपका पहला सेमेस्टर है, राइट। इस पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको टोटल 6 कोर्सेज ऑफर करेंगे। CS 101, इंग्लिश, ठीक है, 4 कोर्सेज ये हैं, एक पाक स्टडीज है, एक इस्लामियात है या एथिक्स है। इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। मुस्लिम्स इस्लामियत चूज करेंगे और नॉन मुस्लिम्स जो है वो एथिक्स को यूज करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, ये तमाम चीजें आपको समझ आ गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जबरदस्त चीज है, ये आपके लिए एक नई चीज है, क्रेडिट आवर्स। बेसिकली क्रेडिट आवर्स होते क्या है? क्रेडिट आवर्स आप समझ लें कि दुनिया के अंदर जब भी सेमेस्टर सिस्टम होता है वहां पे क्रेडिट आवर्स सिस्टम होता है। अब क्रेडिट आवर्स होते क्या है? समझ लें कि आप एक हफ्ते, क्योंकि बेसिकली जो सेमेस्टर सिस्टम है ये वीकली बेस्ड स्टडी होती है, वीकली स्टडी होती है, राइट। अब होता क्या है कि जैसे फर्ज कर लें कि 3, आप देखिए क्रेडिट आवर्स लिखा हुआ 3 और इसमें क्या लिखा हुआ 3 थ्योरी आर, राइट, और प्रैक्टिकल 0। अब जैसे फर्ज कर लें कि आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि मैं आपका एक टीचर हूं, राइट। मैं आपको अगर एक हफ्ते के अंदर 1 घंटा थ्योरी पढ़ाता हूं, क्योंकि हमारा सेमेस्टर जो स्टडी पीरियड है 15 हफ्ते का, राइट। एक हफ्ते में अगर मैं आपको 1 घंटा थ्योरी लेक्चर देता हूं थ्रू आउट द 15 वीक्स, यानी कि थ्रू आउट द सेमेस्टर 15 वीक्स बनते हैं, तो ये 15 लेक्चर बन गए या 15 घंटे बन गए। तो उस कोर्स को हम कहेंगे ये 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है। अगर मैं आपको एक सब्जेक्ट को एक हफ्ते में 2 घंटे लेक्चर्स देता हूं, 2 घंटे पढ़ाता हूं थ्रू आउट द 15 वीक्स, तो टोटल सेमेस्टर के अंदर 30 घंटे बन गए। तो उस कोर्स को आप कहेंगे 2 क्रेडिट आवर्स। अगर आपको एक सब्जेक्ट एक हफ्ते में 3 घंटे पढ़ाया जाता है, 3 थ्योरी आवर पढ़ाए जाते हैं थ्रू आउट द 15 वीक्स, यानी कि 45 घंटे बन गए, तो उस कोर्स को आप कहते हैं 3 क्रेडिट आवर्स, राइट। तो जब भी आप सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं तो क्रेडिट आवर सिस्टम होता है, आपकी जितनी कैलकुलेशंस होती हैं ये क्रेडिट आवर्स की बेस के ऊपर होती है। अच्छा, तो पहले सेमेस्टर में आपको कितने क्रेडिट आवर्स ऑफर यूनिवर्सिटी कर रही है? यानी कि 3 3 3 3 12। अच्छा, पाक स्टडीज जो है ये 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है और इस्लामियत या एथिक्स जो है ये 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है। तो पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको 15 क्रेडिट आवर्स ऑफर कर रही है। सेकेंड सेमेस्टर में आप जाएंगे 3 क्रेडिट आवर 3 क्रेडिट आवर 3 क्रेडिट आवर, यानी कि ये 3 कोर्स ये हो गए। चौथा ये 4 कोर्सेज रिक्वायर्ड है, लाजमी पढ़ेंगे आप। उसके बाद ये जो 2 कोर्सेज है इलेक्टिव है, इनमें से कोई एक आप चूज करेंगे। या आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहें तो इकोनॉमिक्स पढ़ ले, या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इन दोनों में से कोई एक पढ़ेगा। तो टोटल कितने कोर्सेज बन गए? 5, और हर कोर्स जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स का है, तो 15 क्रेडिट आवर्स ही हो गए। अगर एक स्टूडेंट तमाम सब्जेक्ट्स को पास कर लेता है पहले सेमेस्टर में, तो इट मींस कि उसने 15 क्रेडिट आवर्स अर्न कर लिए। फिर सेकंड सेमेस्टर में जाता है 15 क्रेडिट आवर्स, वो भी पास कर लेते हैं, 15 क्रेडिट आवर्स अर्न। तो जैसे जैसे जो सब्जेक्ट आप पास करते जाएंगे उसके उतने क्रेडिट आवर्स आप अर्न करते चले जाएंगे। पूरे 8 सेमेस्टर्स के बाद HEC ये कहता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको टोटल 132 क्रेडिट आवर्स पढ़ाएगी। जो कोर्सेज आप पास कर लेंगे वो क्रेडिट आवर्स आपके अर्न हो गए, और जो सब्जेक्ट खासतौर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो इट मींस के टोटल उसने 12 क्रेडिट आवर्स अर्न कर लिए, और ये जो 3 क्रेडिट आवर्स हैं इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको रिपीट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो सेमेस्टर के अंदर आप रुकते नहीं है, ठीक है, आप आगे चलते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 सेमेस्टर्स को पास करने के लिए आपको टोटल 4 साल चाहिए, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर्स हैं,
4 साल में 8 सेमेस्टर्स है। एक स्टूडेंट है वो 4 साल गुजरने के बावजूद वो 132 क्रेडिट्स पूरे नहीं कर सका, ठीक है, तो उसको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। अगर वो उसमें भी नहीं करेगा, एक और एक्स्ट्रा सेमेस्टर, तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स लगाने पड़ेंगे। जब तक कि आप रिक्वायर्ड क्रेडिट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको डिग्री अवार्ड नहीं करेगी। जी बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। क्रेडिट्स समझ आ गया आप लोगों को कि क्रेडिट्स बेसिकली होता है क्या? क्रेडिट इज द नंबर ऑफ थ्योरी आवर्स इन 1 वीक, उसे आप क्रेडिट्स कहते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना, इस वक्त मैं कोई मतलब क्वेश्चन नहीं लूंगा, जब ये एंड हो जाएगा उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस वगैरह कर सकेंगे। समझ आ गया आपको? तो इसलिए कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा किसी का भी। जब ये मैं एंड कर दूंगा उसके बाद आप क्वेश्चंस नोट करते जाएं, जो भी आपके जहन में सवाल है उस वक्त मेरे से एंड के ऊपर कर लीजिएगा। ओके जी, चले जी, कुछ क्राइटेरिया की आपको समझ आ गई, राइट। जैसे अगर आप देखें, मैंने अभी आपको दिखाया था, आप ये देखें हमारा ये एक सब्जेक्ट है, राइट। अब ये जो एक सब्जेक्ट, एक लेक्चर है, सॉरी, ये हमारा कोई ऑलमोस्ट कोई लेक्चर आपका 45 मिनट का होगा, 45 मिनट्स का, कोई 50 मिनट्स का, कोई 1 आवर का, लेकिन हम इसको 1 थ्योरी आवर काउंट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर ये सब्जेक्ट अगर आप देखें इसको, ये टोटल 45 लेक्चर्स होंगे इसके, ये देखें इसके टोटल 45 लेक्चर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इस सब्जेक्ट को एक हफ्ते में 3 लेक्चर्स करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर्स रखा हुआ है तो आपको जैसे 19 अप्रैल से आपका सेमेस्टर शुरू हो गया, तो 19 अप्रैल से जब सेमेस्टर शुरू होगा तो आपको उस पहले वीक के अंदर ये 3 लेक्चर्स तैयार करने पड़ेंगे। आप कभी भी इसको लेक्चर को ले सकते हैं, एक ही दिन में बैठ के तीनों ले लें, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, आप एक आज ले लें, एक कल ले लें, जैसे भी आपको पूरे वीक का प्लान अपना बनाना पड़ेगा और आपको इसको मैनेज करना। सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो अगले 3। तो आपने देखा कि ये टोटल आपके अगर 45 लेक्चर्स हैं तो इसका मतलब है कि 3 क्रेडिट का कोर्स है, यानी कि इसको पूरे सेमेस्टर में करने के लिए आपको हफ्ते में 3 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। जैसे अगर आप पार्क स्टडीज को देखेंगे तो पार्क स्टडीज का जो कोर्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से पार्क स्टडीज का कोर्स जो है, ये देखें आपके पास आ रहा है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके जो टोटल लेक्चर्स होंगे वो 32 होंगे, बिकॉज ये 2 क्रेडिट का कोर्स है। आप यहाँ पर देखें टोटल 30 है, राइट। तो अगर 2 क्रेडिट का कोर्स है तो 30 लेक्चर्स होंगे, 2 लेक्चर्स पर वीक आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप इस्लामियात को या एथिक्स को देखेंगे, आप वो देखेंगे क्योंकि 1 क्रेडिट का कोर्स है वो ISL, ओके, ये 1 क्रेडिट का कोर्स है। तो आप ये देखिए 1 क्रेडिट का कोर्स है, तो इसमें अगर आप इसकी लेक्चर वीडियोस देखेंगे टोटल इसके 15 लेक्चर्स होंगे। जैसे आप यहाँ पर टोटल ये इसके 15 लेक्चर्स, 16 आ रहे हैं, हो सकता है 15 होना चाहिए। ओके जी, तो ये आपके पास 15 या 16 लेक्चर्स मौजूद है और ये आपका 1 क्रेडिट का कोर्स है। तो इसका मतलब है कि पर वीक आपको एक लेक्चर जो है इसका तैयार करना पड़ेगा। बात समझ आ गई आपको? तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कैसे पता लगा, जैसे आपका अगर BS कंप्यूटर साइंस है तो आपको CS 101 को पर वीक जो है 3 लेक्चर्स तैयार करने पड़ेंगे। ENG 101 के 3 लेक्चर्स, इसके भी 3, इसके भी 3, पार्क स्टडीज के 2 लेक्चर्स और इस्लामियात के 1 लेक्चर्स। तो जैसे ही आपके मिड आ जाएगा, मिड से पहले यानी कि अगर आप देखें टोटल 45 लेक्चर्स हैं, तो तकरीबन आपका 19 जून को अगर मिड टर्म शुरू हो रहा है तो 19 जून से पहले पहले आपको जो है 22 लेक्चर्स तैयार करने पड़ेंगे। 22 लेक्चर इसके, 22 इसके, 22 इसके, 22 इसके, और पार्क स्टडीज के कितने करने पड़ेंगे? 30 है तो 15 हाफ होंगे, और ये 16 है तो 8 या 7 या 8 लेक्चर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट्स बेसिकली क्या होते हैं। ओके जी, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सारा मैं ओपन करके दिखा रहा था चीजें। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आपको यूनिवर्सिटी ने एक एडमिशन लेटर भेजा होगा, राइट। आप सबको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो आप बेशक मंडे को सुबह कॉल कर लीजिएगा कैंपस के नंबर पे, यहाँ से आप पूछ लीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे, राइट। अच्छा,
जिन लोगों को मिल गया होगा, आपने एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है vulms.vu.edu.pk, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ vulms.vu.edu.pk, ये वेबसाइट है। इसे हम कहते हैं VULMS मींस वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने कुछ पहले वेबसाइट लिखी थी ocw.vu.edu.pk, इससे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HEC की वेबसाइट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे hec.gov.pk। इसी तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है vu.edu.pk। तो ये टोटल मेरे ख्याल में वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आपको ज्यादातर होगा। अच्छा, फिर अगर आपने यूनिवर्सिटी से बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो हमारी एक और वेबसाइट है bookshop.vu.edu.pk। अगर आप ऑनलाइन बुक्स खरीदना चाहते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपनी बुक्स होती हैं, अपने हैंडआउट्स हम उनको कहते हैं, तो वो इस वेबसाइट से आप जाके उसको फाइंड कर सकते हैं, राइट। ओके जी, अब मैं आपको इस VULMS को ओपन करके दिखाने लगा हूं। असल में सारा काम आपका यहाँ पर जरा देखिएगा, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। जस्ट एक दो दफा इसके साथ खेलेंगे तो आपको चीजें समझ आ रही है। vulms.vu.edu.pk एंटर कर देंगे आप, ये आपके पास आ गया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसे हम कहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर कुछ आपके पास कुछ आपके लिए अच्छी बातें यहाँ पर लिखी होती हैं जो रैंडमली चेंज हो रही होती है। यहाँ पर अगर आप देखें नोटिस बोर्ड है, यूनिवर्सिटी कोई भी मैसेज देना चाहती है तो वो इस नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करती है। तो आप वक्तन फवक्तन रोज कोशिश किया करें आप इस नोटिस बोर्ड को देखा करें। जैसे आप देख सकते हैं सेमेस्टर 2020 फॉल 2020 सेमेस्टर रिजल्ट अनडिक्लेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड एंड पब्लिश्ड, यानी कि जब 5 अप्रैल को इसका रिजल्ट आया था, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए मैसेज था, राइट। आपको फीस जमा करवाने के लिए कुछ कहा जा रहा है, तो डिफरेंट आपके पास ये नोटिस आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज क्या कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटी आपको अपडेट करती रहती है। नोटिस बोर्ड के ऊपर जाके आप यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब जो भी यूनिवर्सिटी आपको कोई चीज बताना चाहती है वो देख सकते हैं। ओके जी, खैर इस नोटिस बोर्ड पे भी मतलब आप छोड़ देते हैं। हम दोबारा से जरा VULMS ओपन करते हैं, vulms.vu.edu.pk। यूनिवर्सिटी ने आपको एक आईडी और पासवर्ड सेंड किया, राइट। मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं उनका आईडी और पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपना अपना आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे MC21020403 ये एक स्टूडेंट, ये आईडी 11 कैरेक्टर्स का आईडी है, ठीक है। आपने याद रखना है ये केस सेंसिटिव है सारा कुछ, राइट। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है, यानी कि छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में ये तमीज करता है। आपने जो चीज छोटी में लिखना है वो छोटी, अगर पासवर्ड आपका लोअर केस और अपर केस का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें न्यूमेरिक्स भी होने चाहिए और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, ठीक है। खैर मैं अभी इसके बात करते हैं। ओके जी, ये 11 कैरेक्टर्स का इसको आपको याद कैसे रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। MC जितने भी स्टूडेंट्स मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं उनके साथ स्टार्ट में MC होगा। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो BC होगा। अगर आप 0 सेमेस्टर कर रहे हैं तो ZS लिखा होगा। ये सबका कोड है, राइट। उसके बाद 21 भी सबका कॉमन होगा, 2102 सबका कॉमन होगा। ये 21 से बेसिकली मुराद क्या है, 21 यानी कि ईयर 2021 और 02 ये हमारे स्प्रिंग सेमेस्टर का कोड होता है। जैसे मैंने आपको बताया आपका स्प्रिंग 2021 है, राइट। तो आपका सेशन क्या है, यानी कि अगर ये आईडी लिखा है ना, मैं फौरन देख के स्टूडेंट का सेशन बता सकता हूँ कि कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है और ये स्प्रिंग 2002 में 2021 में इसने एडमिशन। अगर किसी का आईडी होता लाइक दिस वन BC, तो मैं कहता अच्छा ये कोई स्टूडेंट है जिसने स्प्रिंग 2021 में एडमिशन लिया है और इसका जो सेशन है वो यानी कि बैचलर का स्टूडेंट है। उसके बाद ये आखिर के जो 5 डिजिट्स हैं ये आपको यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे हर एक के, वो आप याद रख सकते हो। बात समझ आ गई आपको। तो मैं ये स्टूडेंट जो है इनका आईडी लिखा है MC2102 यानी कि स्प्रिंग 2021 और आगे ये इनका 5 डिजिट्स के अंदर ये इनका कोड है, राइट। तो आपने कंप्लीट लिखा, मैं इनका पासवर्ड टाइप कर रहा हूं, आप पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करें, राइट। ओके, यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे
तो ये आइस यानी कि आपको पासवर्ड टाइप हुआ नजर आ जाएगा। मैं यहाँ पर नहीं टाइप कर, इसको ओपन नहीं करूंगा, आइस नहीं खोलूंगा इसकी मैं, ठीक है। या चलो मैं आपको ये मैं जैसे मैंने लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है। समटाइम्स स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं, कीबोर्ड पे कुछ और लिखा होता है तो पता नहीं लगता। आप इस आई को ओपन करके देख सकते हैं, बात समझ आए। अदरवाइज अगर आप साथ में कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठे तो इस आई को ऑफ कर दें, ठीक है। पासवर्ड इनका टाइप कर, और उसके बाद अगर आप घर में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप कीप मी लॉग इन कर दें, इस पर क्लिक कर दें ताकि बार बार अगर आप घर में हैं, अदरवाइज पब्लिक प्लेस पे कभी भी इसको ऑन मत रखें, राइट। अगर आप इसको कर देंगे ये आपका पासवर्ड जो है सेव हो जाएगा आपके ब्राउजर की कैशे के अंदर, और बार बार आपको लॉग इन करने की मतलब पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऑफ करता हूँ और मैं साइन इन करता हूँ। ओके जी, जैसे आप साइन इन करेंगे ये आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये ओपन हो गया, राइट। असल में सारा काम यहाँ पे बस इसी को थोड़ा सा समझ ले और कुछ भी नहीं, राइट। वो जो सभी जरूरत की बातें मैंने आपको की ताकि आपको चीज समझ। ओके जी, जैसे आप देख सकते हैं माय कोर्स इज स्प्रिंग 2021 सेशन है हमारा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टॉप के ऊपर आपने अगर आप देखें ये आपकी पिक्चर आ रही है साथ में, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये देख रहे हैं, नाम क्या है जी, राशिद अकबर है इनका नाम, मास्टर्स ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये इनके प्रोग्राम का नाम है। माई प्रोफाइल पर आप जाएंगे, जब आपने फॉर्म फिल किया था आप यहाँ पर जाके अपनी अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। क्या है जी, आपका फॉर्म नंबर ये था, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी जब भी किसी स्टूडेंट को एडमिशन देती है तो उसकी फॉरेन रजिस्ट्रेशन कर देती है और एचईसी के अंदर जाके उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद एडमिशन डेट ये आ रही है, ये कैंपस का कोड है PLHR03 वर्चुअल कैंपस। जैसे हमारा जो कैंपस है इस वक्त हमने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इनवाइट किया है वो सारे हमारे ही कैंपस है। थोड़ा सा मैं कैंपस के बारे में भी आपको बता दूं कि PLHR03 प्राइम ICSE गढ़ी शो का कैंपस है, सबसे पुराना कैंपस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। 2002 से जब से यूनिवर्सिटी है, मैं वेरी फर्स्ट डे से इस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हूँ। हमने इस यूनिवर्सिटी का बहुत स्टार्ट भी देखा, लोगों को कन्विंस करने में बड़ा मुश्किल होता था। दूसरा सबसे अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या करते हैं, अभी तो खैर ये कोविड चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन है, स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। जैसे इंशाल्लाह ये खत्म होगा तो हम लोग यहाँ पर अपने तौर पे कुछ लेक्चर्स भी अरेंज करते हैं। मतलब एक वैसे तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये सफिशिएंट है, इसी को फॉलो करना होता है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग अपने तौर पे, जैसे मेरा फील्ड कंप्यूटर साइंस का है तो कुछ सब्जेक्ट्स मैं भी पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को स्टिल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो यहाँ पर आते हैं, बकायदा क्लासरूम्स के अंदर प्रोजेक्टर लगा होता है, हम लोग लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जैसे आपके एक हफ्ते के अंदर हम एक लेक्चर अरेंज करते हैं 2 घंटे का, उसमें जो आपके पूरे वीक के जैसे 3 लेक्चर्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कवर करने, ठीक है। उसमें आप लाइव टीचर होते हैं आपके सामने, लेकिन वो टीचर मतलब वैसे नहीं होते जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर्स, PhD टीचर्स होते हैं। आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप देखें इतने ज्यादा PhDs नहीं है कि आप उनको एंगेज कर सकें और मतलब इतने से स्टूडेंट्स के लिए आप करें। तो हम लोग अपने तौर पे, वो भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, काफी अरसे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मतलब उससे ये होता है कि आप एक टीचर के साथ एक लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं होता, लेकिन जब भी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, ठीक है, वो आपको उसका मैसेज आ जाए करेगा, आपको बता दिया जाएगा कि फिलहाल दिन इतने बजे हम ये एक लेक्चर अरेंज कर रहे हैं, उस पर स्टूडेंट आप आना चाहें तो आ सकते हैं। अदरवाइज आपने ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको आपने जरूर कंटिन्यू करना है। अब देखेंगे इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में आप देखें तमाम चीजें बंद पड़ी है, लेकिन जहां जहां पे भी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है या जहाँ जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, वहां सब जगहों पर जो है आपके मतलब हमारा, आप देखें पिछले 1 साल से सिस्टम चल रहा है, मसला चल रहा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो नहीं बैठा, वो अपनी जगह पर वैसे ही काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं स्टक हुए, वो काम कर रहे हैं, टाइमली काम हो रहा है, राइट जी। ओके जी, चले जी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर लें, जेंडर चेक कर लें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, अपना ID कार्ड नंबर चेक कर लें, परमानेंट एड्रेस है,
मेलिंग एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी और कोई चीज आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। अपना ईमेल एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल एड्रेस जो आपने चेंज कर लिया है तो फौरन यहाँ पर जाके इसको सेव करें, राइट। मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते। मेलिंग एड्रेस, यूनिवर्सिटी अगर कोई लेटर या कोई कोरियर भेजती है तो वो नॉर्मली आपके इस मेलिंग एड्रेस के ऊपर भेजती है, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मतलब अपना घर का पता चेंज कर लिया है तो आप यहाँ पर अपना मेलिंग एड्रेस चेंज करके इसको सेव कर तो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। हाँ, अगर आपके नाम के स्पेलिंग गलत है या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है या मोबाइल नंबर आपने चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको मेल करनी पड़ेगी studentprofile@vu.edu.pk के ऊपर, राइट। आप उनको मेल करें। कोशिश नहीं, हमेशा जब भी आपने मेल करनी है, बल्कि एक और सिस्टम है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जब भी आपने ईमेल करनी है यूनिवर्सिटी के आईडी से मेल करें या जो आपने अपना ये जो प्राइवेट ईमेल एड्रेस रजिस्टर किया हुआ है इससे आप ईमेल करेंगे, राइट। तो यूनिवर्सिटी आपको रिस्पांस करेगी, अदरवाइज रिस्पांस नहीं करेगी। ये सिर्फ आपको ईमेल एड्रेस है अगर आपके प्रोफाइल में कोई चीज गलत है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, राइट जी। उसके बाद एकेडमिक हिस्ट्री आपकी आ रही होगी, ठीक है, ये सारी आपका प्रोफाइल है, राइट जी। मैं यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें ये आपके पास एक इधर से आप इसको मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं। ये लेफ्ट वाली जो आपके पास बार आ रही है इसको कम या ज्यादा इस तरह से कर सकते हैं, ओके। ये आपके जो पहले सेमेस्टर में जो कोर्सेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं वो वही कोर्सेज हैं जो मैंने आपको OCW की वेबसाइट पे, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। जैसे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपने हर एक के अंदर अगर आप देखें ये जो ब्लू एरिया है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके, इस सब्जेक्ट की आपको डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे आपके जो टीचर हैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल नाम है इनका, PhD इन्होंने की हुई है ऑस्ट्रिया से, तो आप इनका प्रोफाइल देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनका प्रोफाइल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इनके अचीवमेंट्स क्या है। तमाम टीचर्स के प्रोफाइल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं और आपको अंदाजा होगा कि कितने क्वालिफाइड लोग हैं। अच्छा, पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या करती थी कि आपके 3 कैरेक्टर का जो कोर्स है उसके एक एक घंटे के उन्होंने लेक्चर्स बनाए हुए थे, यानी कि 3 कैरेक्टर का कोर्स है तो उसकी 45 वीडियोस थी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह से कर रही है कि वो अब ये करती है कि उन लेक्चर्स को बजाय इसके कि एक एक घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, उन्होंने छोटे छोटे से मॉड्यूल्स बना दिए, राइट। अब वो एक एक मॉड्यूल जो है वो तकरीबन कोई 6 मिनट का है, कोई 8 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 12 मिनट का, वो छोटे छोटे से अब मॉड्यूल्स बनाते हैं। जैसे अगर आप देखें ये CS 101 का कोर्स है, इसको दोबारा रीडिजाइन किया गया, दोबारा मतलब इस कोर्स को रिकॉर्ड किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है वो छोटे छोटे से मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको टोटल जो है वो कोई तकरीबन 235 टोटल मॉड्यूल्स हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर हर एक के आगे आप क्या देख रहे हैं, क्लोज लिखा हुआ है। क्लोज का मतलब क्या है, क्योंकि जब सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा ये उस वक्त यहाँ पर ओपन होंगे, अभी आप इनको व्यू नहीं कर सकते यहाँ से, राइट। तो ये जो है जैसे जैसे यानी कि ये क्या करेंगे, मंडे को जब आप इसको देखेंगे तो एक हफ्ते के अंदर जितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आपको एक हफ्ते में 12 टॉपिक्स कवर करने हैं, तो ये 12 टॉपिक्स आपके ओपन हो जाएंगे, राइट। तो इनको 1 बाय 1 आप लिसन कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं जी मैं तो आज ही देखना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं, अब ये पता नहीं मैं आगे चलना चाहता हूँ, तो आप फिर एक काम करें कि आप OCW की वेबसाइट पर जाएं। OCW जो मैंने आपको बताया था, आप वहां पर CS 101 इसको आप फाइंड कर लें कोर्स को, ये देखें। अब यहाँ पर आप देखें कि इसकी लेक्चर वीडियोस के ऊपर आप आ जाए, राइट। अच्छा, ये देखें ये आपके पास मॉड्यूल्स पड़े हुए देख रहे हैं आपको, ये पहला मॉड्यूल है, राइट। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से प्ले करें। अब ये तकरीबन 6 मिनट का, ये सेकंड इसका मॉड्यूल आ गया। अब इसका ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तकरीबन 8 मिनट का है। बात समझ आ गई आपको, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें इस तरह से मॉड्यूल्स बने होंगे और ये क्लोज होंगे और ये वीकली बेस पर ओपन होंगे।
लेकिन अगर आप एडवांस चलना चाहते हैं, एडवांस इनको लिसन करना चाहते हैं, तो आप OCW की वेबसाइट के ऊपर जाके या यूट्यूब के ऊपर भी ये पड़े होंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। राइट। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें कि होम पर करेंगे, ये आपका होम है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज आ रही है। अच्छा, लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें, अगर इनको लेक्चर को आपने सुना है तो इसका एक रिटन मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें, ये आपके पास ये इंडेक्स आ रहा है। इंडेक्स से मुराद क्या है कि जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे उनकी डिटेल्स आ रही है, मतलब उनके टाइटल्स आ रहे हैं। कोर्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इस कोर्स के बारे में लिखा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी का कोर्स है, 3 क्रेडिट का कोर्स है ये, और इसमें डिफरेंट चीजें आप बता रहे हैं कि जी आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, हार्डवेयर एक बता रहे हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इस कोर्स से रेलेवेंट आपने कोई क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। राइट, ग्लोसरी आप देख सकते हैं। ग्लोसरी क्या होता है कि डिफरेंट टर्म्स जो हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे अक्सर किताबों में आपने देखा होगा कि आखिर के अंदर आपकी ग्लोसरी बनी होती है, डिफरेंट डेफिनेशंस होती है, इनको डिफाइन किया गया होता है। इसी तरह से रिकमेंडेड बुक्स है, ये देखें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनिशियली आप कोई बुक मत खरीदे फिलहाल। यूनिवर्सिटी के अपने नोट्स होते हैं, उन्हें हम हैंडआउट्स कहते हैं, आप उनको लें। राइट, मैं भी उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने कहा है कि जी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोर्स के बारे में डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये एक बुक है, इसको आप खरीद सकते हैं अगर ये आपको कहीं से मिल जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इनिशियली आप फिलहाल अभी बुक ना लें। इन लेटर स्टेज पर अगर आप समझते हैं तो आप करें। आपने क्या करना है कि ये जैसे हमारे पास ये जो आपके पास कोर्सेज हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए जी, मैं जरा इसको ओपन करता हूँ। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है। राइट, तो अब इसमें जैसे अगर आप इसके ये लिंक्स कुछ इनेबल हैं शायद, ओके जी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, यहाँ पे इसके कुछ सब्जेक्ट्स के लिंक्स ओपन है, उसके नहीं है। चलिए खैर, मंडे को हो सकता है ओपन हो गए। ओके जी, राइट जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पे रीडिंग के ऊपर आप आ जाए। ये इस सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं कि ये आपके पास रीडिंग मटेरियल आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये पहला लेसन सुना है, ये वाला, इसको जरा स्टॉप कर देता हूँ। ये तकरीबन 53 मिनट्स का है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा, राइट राइट, ये 53 मिनट्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर आप इसके रीडिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन नंबर 1 जो है, ठीक है, उन्होंने बताया वो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए। ठीक है, इनको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, या तो ये बुक ले लें या हैंडआउट्स देख लें। ये देखिए आपके पास यहाँ पर आ रहा है, क्लिक हियर टू व्यू हैंडआउट्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास PDF फाइल में आपके पास ये हैंडआउट्स आ रहे हैं, इनको हम हैंडआउट्स करें। राइट, ये लेसन नंबर 1 आपके पास आ रहा है, ये लेसन 1। यानी कि आपने क्या करना है कि जैसे आपके पास लेसन 1 जो है, ये देखें 2 पेजेस के ऊपर ये आपका लेसन। ओके, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें, इसका प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप इस लेसन को डाउनलोड करना चाहें, यहाँ से आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर एक्रोबैट रीडर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ओके, इसी तरह से अब वीडियोस पर आते हैं, और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, ओके सॉरी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा आपके पास। ये देखें, तो आप ये देखें, ये लेसन 1 है आपके पास। ओके, तो यहां से आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी ने नया इंटरफेस बनाया है, थोड़ा सा
पहले ये 1 साल पहले ही चेंज किया, मैं बल्कि 6 महीने पहले इन्होंने एक इंटरफेस ये चेंज किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जैसे सेकंड लेक्चर है, यहाँ पर आप देखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ये इसकी वीडियो मौजूद है, 50 मिनट्स की वीडियो है। इसका रीडिंग मटेरियल आप देखना चाहें तो यहाँ से ये देखें, क्लिक हियर टू व्यू। अच्छा, ये पावर पॉइंट पे स्लाइड्स भी पड़ी है, स्लाइड्स भी आप देख सकते हैं। स्लाइड्स क्या होती है, मतलब ये देखें आपके पास कोई इस सब्जेक्ट में आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स भी आपके पास आ रही हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों की समझ आपको उसी वक्त आएगी जब आपने वीडियो इसकी देखी हो, सुनी हो। तरीकाकार क्या है कि आप वीडियो सुने, लेक्चर की वीडियो सुने, राइट, वीडियो सुनने के बाद इसके हैंडआउट्स को आप स्टडी करें। जैसे रीडिंग के ऊपर आप आएंगे, ये लेक्चर नंबर 1 जो है, ये हैंडआउट्स आ रहे हैं, हैंडआउट्स को पढ़ें। उसके अलावा इसकी पीपीटीज, पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती है उनको देखें, और क्लिक हियर टू फॉर्मुलेट। अपनी असेसमेंट आप करना चाहें तो ये छोटे छोटे से कुछ क्विज इन्होंने बनाया हुए हैं, तो उनको भी आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। टोटल 5 क्विजेस हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, एग्जाम की तैयारी करने का बेहतरीन तरीका है, राइट, वीडियो सुने, हैंडआउट्स पढ़ें, स्लाइड्स पढ़ें, और साथ साथ अपनी असेसमेंट करें, तो आपको पूरा लेक्चर आपका तैयार होगा। बात समझ आ गई आपको? ओके, यहां पर अगर आप देखें, जैसे मैं दोबारा से इसको ओपन कर, तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ये चीजें आ रही, देख रहे हैं आपको? ओके जी, उसके बाद अगर आपने तमाम हैंडआउट्स, ये लेक्चर बाय लेक्चर आपके पास हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे सपोज लेक्चर नंबर 3 मैंने किया और इसके रीडिंग पर आप जाते हैं, तो लेक्चर नंबर 3 से रेलेवेंट आपको लेक्चर नंबर 3 जो है उसके ये हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे। बात समझ आई? टोटल इसके 4 पेजेस हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये लेक्चर नंबर 3 आ रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको तमाम हैंडआउट्स चाहिए, इस पर आप, अच्छा, यहां पर लेफ्ट साइड पर डाउनलोड फाइल्स का एक लिंक आ रहा है, राइट, आप इस पे क्लिक करें, और यहाँ पे पूरे 45 के 45 या जितने भी आपके हैं, ये देखें रिवाइज्ड हैंडआउट्स आ रहे हैं, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर, आपके पास बुक की फॉर्म में पूरे 45 लेक्चर्स के हैंडआउट्स जो हैं वो आपके पास आ जाए। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए, आपके पास ये रीडिंग मटेरियल, ये 1 to 45 लेक्चर्स के टोटल हैंडआउट्स आपके पास मौजूद हैं। एक्रोबैट रीडर का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरे आपके पास ये हैंडआउट्स, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इसको क्या कर ले, ये देखें आपके पास हैंडआउट्स पड़े, पूरे हैंडआउट्स पड़े। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप bookshop.vu.edu.pk पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आप खुद प्रिंट लेना चाहें खुद ले लें, नहीं ले सकते कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ लें। और यहाँ पर हमारे कैंपस में हम लोगों ने फोटो कॉपीज अवेलेबल होती हैं, अगर आप वो यहाँ से खरीदना चाहें तो कैंपस से भी आप लोग खरीद सकते हैं। बात समझ आ गई आपको? ओके जी, तो कुछ सॉफ्टवेयर आपको आपके कंप्यूटर पे होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इंस्टॉल कर लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। विनजिप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर में। उसके अलावा आपके पास एक्रोबैट रीडर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको स्टडी के दौरान आपको जरूरत पड़े। ओके, तो आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आप इस कोर्स से रेलेवेंट जो मटेरियल है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमें किताबें नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, हर चीज आपकी यहाँ पर LMS में मौजूद है। अच्छा, इंटरनेट लिंक्स के ऊपर आप चाहे इस कोर्स से रेलेवेंट डिफरेंट अगर आप मटेरियल देखना चाहते हैं तो इन्होंने कुछ डिफरेंट वेब लिंक्स दिए, आप इनके ऊपर जाके, इन लिंक्स के ऊपर जाके अपने इस सब्जेक्ट से रेलेवेंट मटेरियल ढूंढ सकते हैं। बजाय इसके कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करें, पता नहीं हमारे इसका मटेरियल कहाँ से देखें कहाँ से ना देखें, तो उन्होंने आपको हर चीज लिंक्स दिए हुए हैं, आप इन लिंक्स के ऊपर जाएं और अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट जितने भी मटेरियल है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, एक ग्रेडिंग स्कीम होती है, अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई, ठीक है। ग्रेडिंग स्कीम में ये आपको बताते हैं ग्राफ की सूरत में कि आपके एक सेमेस्टर में, मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि आपका एक मिड टर्म होता है, एक फाइनल टर्म होगा, उसके अलावा आपके थ्रू आउट द सेमेस्टर यूनिवर्सिटी आपको क्विज भेजेगी, आपको असाइनमेंट्स भेजेगी और उनकी भी डिफरेंट ग्रेडिंग्स होगी।
ठीक है। फर्ज कर रहे हैं जो जनरल फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल फार्मूला क्या होता है। मिड टर्म जो है, मिड टर्म की जो वेटेज है वो कोई तकरीबन 35% होती है, जो जनरल फार्मूला है। फाइनल टर्म की जो वेटेज है वो आप समझ लें कि तकरीबन 45% होती है, राइट। इसके अलावा क्विज और असाइनमेंट्स, ठीक है। और एक और होता है जिसे हम जीडीबी कहते हैं, जीडीबी स्टैंड फॉर द ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, राइट। इसकी कोई 20% इसकी वेटेज होती है, राइट। तो ये बेसिकली ये टोटल आपकी असेसमेंट होती है। लेकिन कुछ टीचर्स जो होते हैं वो अपनी ग्रेडिंग स्कीम खुद से डिफाइन कर, कुछ टीचर कहते हैं नहीं जी, जैसे अगर आप देखें कोविड में मिड टर्म नहीं हुआ था स्टूडेंट का, तो उन्होंने क्या किया था, फाइनल टर्म 65% कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग 35% था उसमें क्विज, असाइनमेंट और जीडीपीज पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। लेकिन जो जनरल फार्मूला है वो यही है, राइट। तो इसलिए आपकी जो ज्यादा वेटेज है वो मिड टर्म और फाइनल टर्म, राइट। असाइनमेंट्स की भी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिड टर्म मत मिस करें, फाइनल टर्म मत मिस करें, क्विज असाइनमेंट मत मिस करें, क्योंकि क्विज असाइनमेंट्स जो होती है इनके मार्क्स आप मतलब अच्छे ले सकते हैं। एक तरह से आपकी प्रिपरेशन होती है, दूसरा ये होता है कि क्विज असाइनमेंट वगैरह इसमें आपको खासा टाइम मिल जाता है, राइट। आपका जो मिड टर्म इम्तिहान होगा इसका जो ड्यूरेशन होता है कोई 1 घंटे इसका ड्यूरेशन होता है, 1 आवर इसका ड्यूरेशन होता है। जबकि जो फाइनल टर्म होता है इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स होता है। ये मैं जनरल, ये कोविड से पहले की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होगा वो आपको टीचर्स इन्फॉर्म करते रहेंगे। बात समझ आ गई आपको, राइट जी, राइट जी। ये ग्रेडिंग स्कीम अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ये मंडे से डिफाइन होना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई और ओपन करके देख लेते हैं, चलो जी इनकी हम देखते हैं, अगर ग्रेडिंग स्कीम इनकी है तो इनकी ग्रेडिंग स्कीम भी डिफाइंड नहीं है। तो ये मतलब जैसे क्योंकि अभी सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ, जैसे सेमेस्टर शुरू होगा तो आपको ये ग्रेडिंग स्कीम्स वगैरह यहाँ पर टीचर्स एक्सप्लेन डिफाइन कर देंगे, जी मैंने इतने क्विज भेजने हैं आपको, मैंने इतनी वो करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें होम के ऊपर जाए, राइट, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको ओपन करता हूं। सही, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि हर सब्जेक्ट के अंदर एक आपको असाइनमेंट्स आ रहा है, एक जीडीबी का लिंक आ रहा है, एक क्विज का लिंक आ रहा है, एक अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट के अंदर जब भी जो टीचर्स पीछे बैठे हुए हैं वो आपको, आपसे कोई बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो अनाउंसमेंट आएगा। तो जैसे आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये लिखा हुआ टीचर की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, 16 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया है। वेलकम टू CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डियर स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी वी वार्मली वेलकम यू। तो वही सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, MDPs होंगे, GDPs होंगे, इसको आपने पढ़ना है घर जा बैठ के। बाद में जब ये मेरा सेशन खत्म हो जाएगा आप खुद बैठ के तसल्ली से इसको पढ़िएगा। काफी चीजें अब आप शायद आपको पहले ना पता हो, अब आपको पता लग जाएगी। उन्होंने बताया अच्छा ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है। आपके ये देखें 3 ये सब लिखा है, इन each week 3 lectures will be scheduled, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ओके, उसके बाद जब कोई क्विज आता है वो यहाँ पर आएगा। नॉर्मली क्विज को में क्या होता है कि आपके जो होते हैं यस नो में आंसर्स देने होता है, यानी कि आप समझ लें कि जो क्विज होता है वो तकरीबन उसके अंदर शायद 10 सवाल होते हैं, ठीक है। और क्विज जब आपका स्टार्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि आपके पास पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आप उसको आंसर करेंगे, 90 सेकंड्स के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो कुछ तकरीबन आपको एक क्विज के अंदर 10 के करीब डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, आपने इनको करना होता है, राइट। क्विज जितना, क्योंकि अगर आप साथ साथ शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो क्विज उसी में से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके 3 हफ्ते हुए हैं और 3 हफ्ते में 9 लेक्चर्स होते हैं तो वो 9 लेक्चर में से क्विज आएगा अगर, ठीक है। वो टीचर्स आपको बताएंगे जो क्विज आ रहा है इतने लेक्चर में से आ रहा है, ठीक है। और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। असाइनमेंट्स आपको आएंगी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अगर कोई असाइनमेंट आई होगी तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। टीचर ने आपको पूरा टास्क बताया होगा, आपने उसको असाइनमेंट को बनाना है, अपने कंप्यूटर पे ही उसको टाइप करना है, वो टीचर ने सारी इंस्ट्रक्शंस दी होगी, उसको बना के फिर आपने सबमिट करना है।
नॉर्मली असाइनमेंट के लिए टीचर्स आपको टाइम दे देते हैं, काफी कोई एक आध हफ्ता आपको मिल जाता है और उसके अंदर आपने असाइनमेंट्स बना के सबमिट कर, उसके वेट मार्क्स भी टीचर ने रखे होते हैं, फिर टीचर आपको असाइनमेंट चेक करके मार्क करके आपको यहीं पर अपलोड कर देगा, आपको आपके मार्क्स एंटर कर दिए जाएंगे। अच्छा जी 10 नंबर की असाइनमेंट थी, आपको 6 मिले, अगर 6 मिले तो 4 नंबर आपके कटे, कहाँ कटे, वो आप पूरी असाइनमेंट को आप व्यू कर सकते हैं, आप टीचर्स के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, असाइनमेंट आपकी कॉपीड नहीं होनी चाहिए, ना इंटरनेट से आपने कोई कॉपी करना है, ना आपने किसी स्टूडेंट की कॉपी करना है। टीचर्स आपको ये कहते हैं, आपको एक असाइनमेंट दी गई है, आप उसको इंटरनेट से जरूर पढ़ें, हैंडआउट से जरूर पढ़ें, इधर उधर से जरूर किसी से पूछें, लेकिन उसको अपनी जुबान में अपनी लैंग्वेज में टाइप, बजाय इसके कि इंटरनेट से सोल्यूशन उठाया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यूनिवर्सिटी के पास डिफरेंट प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे सब डिटेक्ट हो जाता है, तो उसमें फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके जी, असाइनमेंट का आपको पता लग गया। जीडीपी क्या होता है? ये होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता है, जैसे अगर आप देखें हर एक ये जीडीपी आ रहा है। अच्छा, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड में क्या होता है कि टीचर्स आपको कोई टॉपिक दे देते हैं और आपने उस टॉपिक के ऊपर कुछ कमेंट लिखने होते हैं, टीचर आपको बता देंगे अच्छा जी आपने इसको इतने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना है, तो आपने उतने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स टीचर को लगे तो आपको एक्सीलेंट मिल जाएगा, थोड़े से कमजोर लगे वेरी गुड मिल जाएगा, और कमजोर है गुड मिल जाएगा, और पुअर 0 रहता है। तो नॉर्मली ये टीचर आपको हर चीज गाइड करेंगे, आपके ये नहीं कि यहाँ पे टीचर पीछे टीचर्स आपके बैठे हुए हैं, और हम ट्यूटर्स कहते हैं या इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं, जो कि आपको असाइनमेंट भेजते हैं, आपको क्विज भेजते हैं, आपको जीडीपीस भेजते हैं, आपकी असाइनमेंट्स को चेक करते हैं। उन सब से मतलब ये वाले जो टीचर्स हैं ये मतलब नहीं होते पीछे, जाहिर सी बात है, ये तो सब मतलब लेक्चरार है, इन्होंने लेक्चर दिए, लेकिन इनके असिस्टेंट्स होते हैं टीचर्स, ट्यूटोरियल्स, जो कि पीछे आपको सारा गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लेट्स से, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये आपने आज, जैसे आज 19 तारीख है, आपने पहला लेक्चर सुना, आपने इसके वीडियो लेक्चर सुना, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, वैसे तो ये है कि आप जाए लेक्चर सुने, उसके बाद रीडिंग मटेरियल है, स्लाइड्स को पढ़े, आप हैंडआउट्स को पढ़े और अपने आप को क्लियर करें। लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है कि आपको समझ नहीं आ रही है, आप टीचर से सवाल करना चाहते हैं, लेक्चर के दौरान कुछ ऐसी बात है जिसको कि आपको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पर आप देखिए एक मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड होता है। अभी ये क्लोज्ड है, जब ये लेक्चर स्टार्ट होगा तो ये ओपन होगा, आप इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर जाके आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करेंगे उस लेक्चर से रेलेवेंट, तो टीचर जो है आपको आपका आंसर देंगे। आप जितनी दफा क्वेश्चन करेंगे, आप जब तक आप पूरे कन्विंस नहीं हो जाते, आपको सही तरह से फीडबैक नहीं मिलता, टीचर आपको जवाब करें। ना सिर्फ आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि एक कोर्स के अंदर हजारों की तादाद में स्टूडेंट एनरोल है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लें कोई 50 लोग भी डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं एक लेक्चर से रिलेटेड, तो ना सिर्फ जो आपने सवाल किया है उसका जवाब आप देख सकते हैं, बल्कि जो दूसरे स्टूडेंट ने टीचर्स के साथ सवाल जवाब किए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। बात समझ आ गई आपको? ओके जी, तो ये मॉड तरीकाकार क्या बना, लेक्चर लें, वीडियो लेक्चर सुने, हैंडआउट्स पढ़ें, स्लाइड्स पढ़ें, ठीक है। उसके बाद फिर भी आपको चीज नहीं समझ आती, मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड के ऊपर जाएं, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल नहीं भी है तो वैसे ही जर्नली जाए, देखें स्टूडेंट ने क्या सवाल किया, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल किया, हो सकता है आपके ज़हन में वो चीज ना हो, तो ये इससे अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, होती जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कोई इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक आपके पास होता है माई टू डू कैलेंडर, राइट। जैसे आप माई टू डू कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी कैलेंडर आ रहा है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। जैसे ये होगा, यहाँ पर आपको बकायदा टीचर आपको बता देंगे, अच्छा जी फला तारीख को आपकी असाइनमेंट आ रही है, आप पहले से तैयार हो जाए। अच्छा जी 8 लेक्चर के बाद आपकी असाइनमेंट आएगी, तो इस तारीख को आपकी असाइनमेंट आएगी, तो उस तारीख तक आप इतना जो मटेरियल है वो अपना कवर कर लें। अच्छा जी फला डेट को आपका क्विज आएगा, ठीक है, और उस क्विज के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल इतने टॉपिक में से आएगा, तो आप उसको उस वक्त तक प्रिपेयर कर। आपका मिड टर्म, जैसे मैंने आपको डेट्स बता दी, यहां पर भी आ रहा होगा, अच्छा जी 19 जून को मिड टर्म आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो आप अपने टीचर के मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड के ऊपर, जैसे आप यहां पर जाएं, इसके ऊपर ओपन करें, और इनका जो मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड है,
ओके जी, ये यहाँ पर अभी इस टॉपिक ये ओपन नहीं हो रहा। ओके, अब उसको करते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स वाला करते हैं, इस पे करेंगे। ठीक है, सपोज अगर आपको लेक्चर 1 से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके ऊपर जाएं, राइट, और यहाँ पर ये इसके मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड के ऊपर जाके सवाल कर सकते हैं। अदर देन मतलब कोर्स, अब लेकिन ये नहीं करना कि आपको प्रॉब्लम आ रही है CS 101 में और आप इकोनॉमिक्स में जाके मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड में पोस्ट कर दें, तो वो टीचर उसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनको आती नहीं है, जाहिर सी बात है। तो जिस सब्जेक्ट से रेलेवेंट आपको प्रॉब्लम है, आपने उस सब्जेक्ट का मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड आके जाके उसको ओपन करना है, वहां पे अपना क्वेश्चन पोस्ट करना। नॉर्मली टीचर्स जो होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लाइव होने से पहले पहले आपको जवाब देते हैं। नॉर्मली इसका टाइम होता है 24 से 48 घंटे, ठीक है ना, उसमें टीचर आपको जवाब दे देते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल में आपको काफी चीज समझ आ गई कि कैसे आपने टीचर से डिस्कशन करनी है, कैसे असाइनमेंट्स आएंगी, कैसे भेजनी है आपने, क्विज कैसे होंगे, कैसे करने हैं, GDPs कैसे होंगे, कैसे करने हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट में आपको एक्टिविटीज भी बता रहे हो। एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी सेशन नॉर्मली सम टाइम ये होता है कि जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, आप टीचर्स के साथ लाइव डिस्कशंस भी कर सकते हैं। तो वो हर एक सब्जेक्ट की नहीं होती, कुछ एक सब्जेक्ट की होती है। जैसे यहाँ पर आ रही है इसकी एक्टिविटी, किसी की एक्टिविटी नहीं होती, जैसे इसकी भी आप देख रहे हैं, इसकी भी एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटीज आपको मतलब टीचर्स जो है कोई एक्टिविटीज अगर करेंगे, जो पीछे बैठे वो ट्यूटर्स आपके, तो वो आप मतलब हो सकता है लाइव आपके साथ हो, आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो आपने उसको एक्टिविटी को जाके भी फॉलो करना है कि वहां पर क्या होगा, ठीक है। ओके, चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से क्या करना है, सब चीजें मैंने आपको बता दी। ओके जी, अब हम ये लेफ्ट साइड पर कुछ चीजें और जरा देखते हैं। जैसे आप ग्रेड बुक के ऊपर जाएंगे तो ग्रेड बुक के अंदर इस वक्त कुछ नहीं है। नॉर्मली जैसे जैसे आप इम्तिहान देंगे, आपके मिड टर्म का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा होगा, आपकी ग्रेडिंग स्कीम आ रही होगी। ये ग्रेडिंग स्कीम जनरली मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये बेसिकली है, जब भी सेमेस्टर सिस्टम में आप जाते हैं तो हर सब्जेक्ट में, जैसे आप पहले पढ़ते आए हैं, उसमें क्या होता था, आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, एक मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, एक ऑब्टेन मार्क्स होते हैं। ऑब्टेन मार्क्स ये वो मार्क्स होते हैं जो आप मतलब पूरे उसमें हासिल करते हैं, यानी कि असाइनमेंट के मार्क्स हैं, GDP के मार्क्स हैं, क्विज के नंबर है, मिड टर्म के नंबर है, फाइनल टर्म, इसको मिला के आपका एक स्कोर बनता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैलकुलेट किया सारा जी यूनिवर्सिटी ने, जब फाइनल टर्म कंप्लीट होगा जी, आपका स्कोर आया लेट से 57। अब 57 स्कोर ये आप देखें किस रेंज में आता है, D ग्रेड आता है। नॉर्मली ग्रेड बुक के अंदर यूनिवर्सिटी जो है आपका स्कोर नहीं मेंशन करती, बल्कि स्कोर को हाइड करके आपका ग्रेड शो करती है, ग्रेड शो करती है और साथ में ग्रेड पॉइंट शो करती है। ये जिसे आप GPA भी कहते हैं, ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अक्सर आप चाहेंगे, आपसे पूछा जाएगा अच्छा जी आपका प्रोग्राम के अंदर कितना CGPA है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। कोई कहेगा जी मेरा 3 है, तो 3 का मतलब ये इस रेंज में आ रहा है, 3 का मतलब आपका B ग्रेड बनता है और 71% स्कोर बनेगा। कोई कहेगा अच्छा जी मेरा 3.3 आ रहा है, तो आप वो इसी में से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, B ग्रेड बनेगा और 3.3 के लिए लेट्स से 71 है, हो सकता है ये आपका 73% बन जाए, राइट। तो यहां से हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल ग्रेड होगा। याद रहे कि जो F ग्रेड है उसका अगर आपकी परसेंटेज स्कोर 50 से कम है तो आपका F ग्रेड लगेगा, यानी कि उसको 0 को कर। क्यूमुलेटिव होता है एवरेज। फॉर एग्जांपल आपके पास स्कोर है, एक 3 क्रेडिट के कोर्सेज आपके, फिर से 5 कोर्सेज है, हर एक का इंडिविजुअल ग्रेड है। किसी में आपका GPA आया 3, किसी में 3.2, किसी में 1.7, किसी में 2.0। तो इसका एक एवरेज निकलता है और उस एवरेज को बेसिकली क्या कहा जाता है, CGPA कहा जाता है। हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल GPA और एवरेज तमाम सब्जेक्ट का जो होता है उसे आप CGPA कहते हैं। तो अक्सर आपने जब डिग्री आप कंप्लीट करेंगे तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि डिग्री हासिल करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करने हैं और कम से कम 2 CGPA आपको रिक्वायर है। 2 CGPA कब होगा, जब आपका 60% स्कोर जो है ना, 61% स्कोर से आपका 2 GPA स्टार्ट होगा। बात समझ आ गई आपको, यानी कि F सब्जेक्ट्स जो हैं इनको आपको रिपीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका F ग्रेड आ गया, राइट, अब वो अगले सेमेस्टर में जब जाएगा तो वो उस F ग्रेड को दोबारा रिपीट करेगा।
डी ग्रेड्स जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, आप रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते, आपका CGPA 2 से ऊपर बनता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बात समझे? यानी कि ये यूं बता दूं, ये पास होता है, पास होता है, लेकिन आप इसको इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं, रिपीट करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप रिपीट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो आपको इसकी फीस भी दोबारा से देनी पड़ेगी इस कोर्स की। उसके अलावा असाइनमेंट, क्विज, GDP, मिड टर्म, फाइनल टर्म, हर चीज दोबारा से आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ये ना करें कि तमाम सब्जेक्ट में ही डी लगे हों। अगर तमाम सब्जेक्ट में डी लगे होंगे तो डेफिनेटली जो आपका CGPA है वो कभी भी 2 नहीं बनेगा। हाँ, एक दो आपके अगर डी ग्रेड हैं, कुछ B+ आ जाए, कुछ B आ जाए, कुछ A+ आ जाए, तो एवरेज जो है आपका वो मिनिमम 2 होना चाहिए डिग्री को हासिल करने के, राइट। तो ये ग्रेड बुक जाहिर सी बात अभी नहीं है, जैसे जैसे आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर आपका स्कोर आ जाएगा फाइनल टर्म के बाद, मिड टर्म का जैसे रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिजल्ट। ओके जी। और स्टूडेंट की ग्रेड बुक यानी कि जैसे जैसे आप कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया था जी, क्रेडिट्स अर्न, जितने सब्जेक्ट आप पास कर लेंगे वो क्रेडिट्स अर्न आ जाएंगे आपको, राइट। इस कोर्स के टोटल क्रेडिट्स कितने हैं? 66 टोटल क्रेडिट्स। तो ये आपका इसमें आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक में क्या होता है? ये फीसिस का हिसाब किताब है। आज से पहले आप, हमने आपको जनरली बताया था, अच्छा इतनी फीस जमा करवा दें, इतनी पर मंथ फीस बनती है, राइट। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि बेसिकली फीस आपकी कैलकुलेट होती कैसे है। जरा देखिएगा, आपको क्रेडिट की अगर समझ आ गई तो आपको फीस की भी समझ आ गई, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें, स्टूडेंट है ये कोई अपना ये माइक जरा ऑफ कर दे। जी, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताता कि फीसिस का हिसाब किताब क्या होता है। बेसिकली आपकी जो फीस कैलकुलेट होती है वो पर क्रेडिट आवर के लिहाज से होती है। जैसे अगर आपने बैचलर्स में एडमिशन लिया है तो आपने 10,850 रुपये जमा करवाए, राइट। अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया तो आई थिंक उसकी 17,050 रुपये शायद आपने जमा करवाए। अच्छा, इसमें जो आपने इनिशियल, और अगर आपने 0 सेमेस्टर किया है तो उसकी मेरे ख्याल में 7700 या शायद इतनी कुछ फीस है मेरे ख्याल में, ठीक है। ओके, अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, बैचलर्स की जो ओके, मैं थोड़ा सा आपको जरा पहले बैचलर्स के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि बाकी भी फिर ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं। ओके, बैचलर्स की आपने जो फीस है वो 10,850 रुपये आपने अभी जमा करवाई है। ओके, इसमें आपकी एक एडमिशन फीस थी, एक रजिस्ट्रेशन फीस थी, एक सिक्योरिटी थी, एग्जैक्टली मेरे ख्याल में शायद पता नहीं, शायद 3500 एडमिशन फीस है, शायद 2500 रजिस्ट्रेशन फीस है, 2,000 सिक्योरिटी होती है और 1,000 रुपये सेमेस्टर एनरोलमेंट चार्जेस होते हैं। तो आपने पहली दफा जो फीस जमा करवाई है ये एडमिशन फीस थी आपकी, एडमिशन फी जो वन टाइम है, ये बात आप बस एक ही दफा आपने करवानी होती, बार बार नहीं करवानी। ये रजिस्ट्रेशन फी है, ये भी एक दफा होती है, करवा दी, इसके बाद नहीं होती। ये सिक्योरिटी होती है, ये रिफंडेबल है, जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे आपको वापस मिल जाएगा। समझ आ गया? ओके, उसके अलावा आपने 3 क्रेडिट की फीस जमा करवाई है, ये आपकी है सेमेस्टर एनरोलमेंट। तो ये याद रखिएगा, हर सेमेस्टर में 1,000 रुपीज आपने ये सेमेस्टर एनरोलमेंट फीस जमा करवानी है। तो इनिशियली आपने ये फीसें जमा करवाई है। अगर आप इसको देखें तो ये टोटल फीस आपकी बनती है
ये आपकी बनी 9,000 रुपए, राइट। आपने 10,850 रुपए जमा करा। अच्छा 10,850 इसमें चले ओके। अच्छा बैचलर्स की पर क्रेडिट फीस होती है 750 रुपए पर क्रेडिट फीस, राइट। यूनिवर्सिटी ने इनिशियली आपसे 3 क्रेडिट की फीस भी ली, राइट। 3 क्रेडिट की फीस कितनी बनती है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 क्रेडिट की फीस बनती है 2250 रुपए, यानी कि एक कोर्स की फीस यूनिवर्सिटी ने आपसे ले ली। तो अब अगर आप इसको देखें 2250 11,250 ओके। अच्छा इसमें शायद मेरे ख्याल ये शायद एडमिशन फीस शायद 3,000 10,850 इसको सम कर देते हैं 100 रुपए। अच्छा 100 रुपए और भी लेती है, ये बैंक चार्जेस होती है, बैंक चार्जेस यूनिवर्सिटी लेती है हर फीस के साथ 100 रुपए होती है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं 10,850 आपको जमा करवाया। इसमें से एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल है, रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, सिक्योरिटी फी रिफंडेबल है, सेमेस्टर रोल फीस नॉन रिफंडेबल है, ये एक ही दफा सेमेस्टर में आपने करवा दी तो, और ये बैंक चार्जेस है, राइट। और 2250 रुपए 3 क्रेडिट की फीस, यानी कि आपका सेमेस्टर अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। यानी कि अगर एक स्टूडेंट है उसको बैचलर्स में 15 क्रेडिट्स ऑफर किए जा रहे हैं, 15 क्रेडिट्स, राइट। तो पर क्रेडिट फीस कितनी है 750 रुपए। तो पूरे सेमेस्टर की टोटल फीस कितनी बनेगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 11,250 रुपए, ठीक है। अगर आपकी 15 क्रेडिट 750 ओके ओके ये बनती है आपकी पर, ठीक है ना। उसके बाद 1,000 रुपए सेमेस्टर एनरोलमेंट चार्जेस होते हैं, 100 रुपए बैंक चार्जेस है, ठीक है। तो अगर आप देखें इनको सम करेंगे तो इक्वल टू सम, अगर आप करें इनकी टोटल, अगर आपके 15 क्रेडिट्स हो तो पूरे सेमेस्टर की टोटल फीस 12,350 रुपए बनेगी। अगर आपके पास आगे चल के 18 क्रेडिट्स भी आपको ऑफर किए जाएंगे तो उसकी फीस 14,600 रुपए बनेगी। बात समझ आ गई आपको। अच्छा अब यहां पर अगर आप देखें 15 क्रेडिट्स आपके बने, इसमें से यानी कि 11,350 में से आपने बैंक चार्जेस जमा करवा दिए, ये 100 रुपए ये भी जमा करवा दिए, और 1,000 ये भी जमा करवा दिए, और 2250 रुपए अप्रैल की फीस आपने जमा करवा, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें 3350 रुपए आपने ऑलरेडी जमा करवा दिए, राइट। तो रिमेनिंग चार्जेस आपके 9,000। तो आप यूं समझें कि अब कोई आप एक्सपेक्ट करें कि मई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक के अंदर आपका एक वॉचर आएगा 9,000 का, राइट। ये आपके पूरे सेमेस्टर की फीस। आप चाहें तो उसका वॉचर आप लेके बैंक में खुद ही पे कर दें, या कैंपस से भी वॉचर मिल जाएगा आपको, या आप इसकी टोटल 5 इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और उसको फिर आप मंथली भी पे कर सकते हैं 1,800 रुपए। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये फीसिस का हिसाब किताब अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो मास्टर्स की जो पर क्रेडिट फीस है वो है 11,550 ऐसे ही। तो एक कोर्स की फीस कितनी होगी, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 3, 3 क्रेडिट के 3450 रुपए 3 क्रेडिट के कोर्स की फीस बनती है। समझ आ गया आप सबको, ठीक है। तो ये अब फीस कैलकुलेट आप कर लें। अब आपकी अभी फिलहाल कोई फीस आपने नहीं जमा करवानी, आप एक्सपेक्ट करें कि कोई तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक में, या सॉरी मई के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक के अंदर आपका यहाँ पर एक वॉचर आ जाएगा, राइट। वो वॉचर होगा, अब जैसे इनका 17,050 है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखें आपने जो कोर्सेज 5 कोर्सेज आपको मिले हुए, हर कोर्स 3 क्रेडिट का है, तो टोटल 15 क्रेडिट आपने रखे हुए। तो 15 क्रेडिट में से अगर आप देखें अकाउंट बुक पे जाके, तो 15 क्रेडिट में से आपने 3 क्रेडिट की फीस इसमें शामिल है। ये 17,050 में आपकी एडमिशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है। मास्टर्स वालों की जो सिक्योरिटी होती है वो जरा ज्यादा होती है, 5,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है।
अच्छा, जीरो सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 2 इंस्टॉलमेंट होती है, एक आपने अभी जमा करवा दी है 7750 जितनी भी है, और एक 3750 रुपए आपने महफिल में कोई मिड टर्म के करीब जाके आपको पे करने होंगे, जून में जाके, जून में या जुलाई में वो आपका वाउचर आ जाएगा, उस वक्त आप इकट्ठे पे कर देंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं जरा जीरो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा कि आपको एक जीरो सेमेस्टर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, CS 001, MTH 001 और ENG 001। आपको इन तीनों सब्जेक्ट को एक ही वक्त में पास करना है, तब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अगले प्रोग्राम में जा सकेंगे। अगर आपका और कम से कम CGP आपको 2 रखना है। एक स्टूडेंट है, 3 सब्जेक्ट्स हैं जीरो सेमेस्टर वालों के, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, 2 में पास हो गया, CGP उसका 3 बन रहा है, लेकिन उसको दोबारा से तमाम सब्जेक्ट जीरो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट्स आपने पास किए वो भी रिपीट करने पड़ेंगे और जो फेल है वो भी रिपीट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? यानी कि जीरो सेमेस्टर से निकलने के लिए आपको जीरो सेमेस्टर के तीनों सब्जेक्ट्स को ना सिर्फ कम से कम B ग्रेड लेना है, यानी कि 50% नंबर लेना है, और ओवरऑल एवरेज जो है वो कम से कम आपको 61% यानी कि कम से कम 2 CGP लेना है, देन आप अगले सेमेस्टर में एनरोल हो जाएंगे। अगर आपका CGPA तीनों में पास है, CGPA आपका 2 से कम बन रहा है, स्कोर 2 से कम बन रहा है, तो भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको जीरो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। तो जो दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास चांस होता है, अगर कोई एक आधा फेल हो गया तो कोई नहीं, अगले सेमेस्टर्स में वो रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जीरो वाले सेमेस्टर्स को जब तक कि वो अपने अगले प्रोग्राम में नहीं जाते उनको ये छूट नहीं मिलेगी। तो जीरो सेमेस्टर वाले हमेशा याद रखिएगा, असाइनमेंट मत मिस करें, क्विज मत मिस करें, GDP मत मिस करें, मिड टर्म मत मिस करें, अच्छा करें, अच्छी अटेम्प्ट करें, कोई चीज को डिले मत करें। समझ आ गया आपको? तो जीरो सेमेस्टर वाले ये इनके ऊपर एक तलवार लटक रही है, उन्होंने अगर अगले प्रोग्राम में जाना है। राइट, ये अकाउंट बुक में आपको पता लग गया। ये लेक्चर शेड्यूल होता है, ये हमारे नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वो जो हमारे सैटेलाइट चैनल्स हैं उनके ऊपर मतलब उनकी ट्रांसमिशन का शेड्यूल यहाँ पे आ रहा होता है। उसके अलावा अब यहाँ पर ये नोट्स है, आप अपने कोई नोट्स लिखना चाहें तो यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं अपने, ठीक है ना, टाइटल है ये वो सब। उसके बाद माई स्टडी स्कीम, आप अपनी अपनी स्टडी स्कीम जाके देख लीजिएगा। इनकी स्टडी स्कीम क्या, स्टडी स्कीम क्या है, यानी कि पूरे 4 साल का प्रोग्राम, 2 साल का या 4 साल का जो भी आपका प्रोग्राम है वो पूरा उसका शेड्यूल आ रहा है। उन्होंने लिखा है, अच्छा जी, मास्टर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 5 कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में ये कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे, थर्ड में आपको ये कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे, फोर्थ में आपको ये कोर्सेज और कुछ इलेक्टिव कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे। बात समझ आ गई आपको? तो पहले सेमेस्टर में 15 क्रेडिट्स ऑफर किए जाएंगे, सेकंड में, अच्छा एक चीज और ख्याल रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको प्री सिलेक्टेड कोर्सेज दे रही है। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके पास एक ये कोर्स सिलेक्शन का लिंक होता है, ये ओपन हो जाएगा और आपने अपने जो कोर्सेज हैं उनको जाके खुद से सिलेक्ट करना। यानी कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि माई स्टडी स्कीम के अंदर अगर आप जाए, राइट, यूनिवर्सिटी कहती है आपने पहला सेमेस्टर पास कर लिया, अच्छा जी सेकंड सेमेस्टर में आप गए तो सेकंड सेमेस्टर में वो आपको तमाम कोर्सेज दे देगी। अगर एक स्टूडेंट कोई थर्ड सेमेस्टर का कोर्स पहले पढ़ना चाहे तो वो कोर्स सिलेक्शन में जाके उसको चेंज कर सकता है। और अगर कोई यानी कि एक स्टूडेंट है वो कहता है कि ये मैं कोर्स बाद में से थर्ड में पढ़ना चाहता हूँ और ये मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ, तो ठीक है आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर से अगर एक स्टूडेंट अगर उसने कोर्स सिलेक्शन नहीं की तो वो उसका सेमेस्टर ड्रॉप हो जाएगा, राइट। जो भी एक रिक्वायर्ड डेडलाइन दी जाती है कोर्स सिलेक्शन की, उस डेडलाइन के ऊपर आपको कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एकेडमिक कैलेंडर में भी आप लोग देख रहे थे कि उन्होंने कहा होता कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट क्या है, 29 के बाद जो स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन नहीं करेगा वो उसका सेमेस्टर ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो आपको भी सेकंड सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर में प्री सिलेक्टेड कोर्सेज हैं आप चेंज नहीं कर सकते, और सेकंड से ऑनवर्ड आप अपनी मर्जी के कोर्सेज रख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करती है कि जो कोर्सेज आपको स्टडी स्कीम में दिए हैं आप इसी को फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा समझ रखते हैं और आप कहते हैं नहीं जी मैंने ये वाले कोर्सेज पहले पढ़ने के बाद, तो आप इसको कर सकते हैं, राइट। जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट का कोई F ग्रेड आ जाता है इसमें, अब अगले सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो कोर्स सिलेक्शन में ये कोर्सेज भी आ रहे होंगे, जो फेल सब्जेक्ट है वो भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको इसको रिपीट करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप F ग्रेड पिछला रख लें
और 4 कोर्सेज आगे से उठा लें, ठीक है, या आप ये अगले कोर्सेज पढ़ लें और देन इसको किसी आगे में ले लें। लेकिन डिपेंड करता है कि जो कोर्स जिसमें आपका एफ लगा हुआ है वो किसी कोर्स का प्रीरेक्विजिट तो नहीं है। लेकिन बेहतर टेक्निक ये होती है कि आप जिसमें एफ हो आप उसको पहले उसको रिपीट कर लें बजाय इसके कि न्यू कोर्स आ। समझ आए? तो उससे आपका जो सीजीपी है, जो ग्रेड है, वो काफी अच्छा बेहतर हो जाएगा अगर आप एफ ग्रेड्स को इंप्रूव कर लें। अगले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स भी दे देती है, लेकिन अगर आपका सीजीपीए 3 है तो आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स दे। फॉर एग्जांपल इसमें नॉर्मल लोड है जी 5 सब्जेक्ट्स का, आपका सीजीपीए 3 है तो यूनिवर्सिटी हो सकता है कि ये जो आपका पिछला एक एफ है वो भी आपको दे दे और आप इसको रख के 6 कोर्सेज भी ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? ओके जी, नेक्स्ट है कि माई स्टडीड कोर्सेज। जो जो कोर्सेज आप पास होते चले जाएंगे वो माई स्टडीड कोर्सेज यहाँ पे आपकी लिस्ट बनती चली जाएगी, राइट जी। तो अभी जाहिर सी बात आपने कोई कोर्स पास नहीं किया तो यहाँ पे इस लिस्ट में कोई नहीं, राइट जी। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें ये मैं आपको बता चुका, ओके चले जी। काफी चीजें मैंने आपको एलएमएस के बारे में बता दी है। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो लास्ट चीज है, वो ये है कि आपका इम्तिहान कैसा होगा, राइट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक और चीज शायद ये है जी, आपके पास स्टूडेंट सर्विसेज। स्टूडेंट सर्विसेज में आप जाके यूनिवर्सिटी से आप किसी किस्म की हेल्प चाहिए, आप कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहते हैं, आप ये माई स्टूडेंट सर्विसेज से जाके यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, आपने क्या किया, आपने एक सेमेस्टर पास कर लिया या 2 सेमेस्टर्स पास कर लिए, आपको कहीं पर अपना ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं रिजल्ट कार्ड को, कि जी मैंने 2 सेमेस्टर जो पास कर लिए मुझे उसका रिजल्ट कार्ड देते हैं, तो आप यहाँ से जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाई फॉर ट्रांसक्रिप्ट, ये भी इनेबल नहीं होगा, राइट। यहाँ पे लिखा आएगा कितनी कॉपीज चाहिए, लेट्स से 2 कॉपीज चाहिए, या अभी इनेबल नहीं, जाहिर सी बात है क्योंकि अभी तो ट्रांसक्रिप्ट आपकी बनी नहीं। जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स है वो यहाँ से ये कर सकते हैं, राइट। अच्छा दूसरा और देखते हैं, ओके ये आपके पास आ रहा है। चलिए कोई और चीज देखते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपको ये लगता है कि आपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज, आप अपनी प्रोफाइल की पिक्चर चेंज करवाना चाहते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं, जो लगी है ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे। रीजन आप क्यों चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वट कोई भी रीजन आप लिखते हैं, सबमिट रिक्वेस्ट करें और जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास रीजन आ गई है, ठीक है, ईमेल सेंड हो गई है। नीचे उन्होंने कुछ कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, एक तो इसके चार्जेस होते हैं, यहाँ पे एक वॉचर आ जाएगा, उसका प्रिंट लेके जमा करवाना पड़ेगा और ये कुछ चीजें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। स्टैम्प पेपर एक लगाना पड़ेगा 20 रुपए का, उसमें सारे रीजंस आपको बता देते हैं। इसको मैं फिलहाल विदड्रॉ रिक्वेस्ट कर दूं, ठीक है, ये आपकी रिक्वेस्ट है विदड्रॉ, ठीक है। दोबारा से अगर आप देखें यहाँ पर, चलिए जी, फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड, वैसे तो हमारे पास कुछ आपके कार्ड्स आ गए हैं, मंडे को आप कॉल कीजिएगा या आपको मैसेज आ जाएगा, आप यहाँ से कैंपस से अपना अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। काफी कार्ड्स आ गए, अब परसों आपको मैसेज भी कर देंगे जिन जिनका स्टूडेंट है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप बिला वजह कैंपस विजिट मत करें, आपके पास कैंपस के नंबर्स हैं, हमारा कैंपस ओपन है, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ओपन, ऑफिस ओपन रहेगा, आप कॉल कीजिएगा, आप ईमेल कीजिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। क्योंकि कोशिश करें कि अभी आप फिलहाल घर में रहें, कैंपस में मतलब तो बहुत ज्यादा मसला है, आप पहले फोन पे बात कर ले, कुछ होगा कोई ऐसे इश्यूज हैं कि आपको जरूर आना है तो फिर आप बेशक आ जाए, अदरवाइज आप आने से पहले कॉल जरूर कर लें, ठीक है। हो सकता है आपका मसला फोन पे ही हल हो जाए, नहीं तो फिर आप यहाँ पर। अच्छा फिर दूसरा यहाँ पर और काफी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका, मैं आपको बताता हूँ, आपसे आईडी कार्ड आपका गुम हो गया, अभी तो खैर मिल गया, आपको जरूरत नहीं है, राइट। ये डुप्लीकेट आईडी कार्ड की रिक्वेस्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी सबमिट रिक्वेस्ट कर, ओके कर, राइट। अब ये आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। अब आप क्या करें, इसके चार्जेस हैं 500, आप क्या करें, यहाँ से प्रिंट वॉचर पे क्लिक करें, ये इसका वॉचर आ गया, आप इसका राइट क्लिक करके प्रिंट करके इसका प्रिंट ले लें, बैंक पे जाके 500 रुपीज आप ये जमा करवा दें इस वॉचर के साथ। तो उसके बाद क्या होगा कि विद इन 7 डेज जो है यूनिवर्सिटी आपको आईडी कार्ड भेज देगी, राइट। मैं इसको विड्रॉ कर देता हूँ, आप इसके साथ खेलें,
ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं होना, जो मर्जी करे, आपको जो दिल करता है, जो कर सकते हैं वो करें, चीजों को खेलें इसके साथ जाके, ताकि चीजों की आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, ये कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। शुरू में थोड़ा सा जरूर आपको एक आध हफ्ता या 2 हफ्ते थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप एडजस्ट हो। नेक्स्ट आपके पास है, ये सारी मतलब आपके पास चीजें यहाँ पर आ रही है। आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, आपने पेपर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया, आप कई स्टूडेंट होते हैं उसका कि सर मेरा एफ ग्रेड आ, मैंने तो बड़ा अच्छा पेपर किया था, मेरा एफ ग्रेड ऐसे ही लग गया, मेरा तो इतने, आपको इतराज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए, अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पेपर्स के, लेकिन उसका एक टाइम होता है, एग्जाम के बाद को तकरीबन दो हफ्ते के अंदर अंदर उसका वो टाइम आपको बताएंगे, उसके अंदर अंदर आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। आप उसके चार्जेस पे करें, यूनिवर्सिटी आपको आपका पेपर भेज देगी, आप उसको चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद सिक्योरिटी रिफंड, जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे तो यहाँ से सिक्योरिटी रिफंड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा चलिए जी, ये काफी चीजें, बाकी मेरे ख्याल में ऐसी चीज यहाँ पे, हाँ दूसरा ये है, याद रखिएगा फॉर एग्जांपल आपने 1 या 2 सेमेस्टर्स पढ़ लिए, सॉरी अभी 2 महीने पढ़ लिए या 3 महीने आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ख्याल आता है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है स्टडी करना, तो आप अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा सकते हैं यहाँ से, राइट, सेमेस्टर फ्रीज करें, यहाँ से रीजन लिखे, अभी खैर यहाँ पे नहीं आ रहा, जब ये शुरू हो जाएगा फिर यहाँ पे ऑप्शन ये इनेबल है। सेमेस्टर फ्रीज आप कंटिन्यूस 2 सेमेस्टर मैक्सिमम फ्रीज कर सकते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर देती है। और अगर आपने सेमेस्टर फ्रीज करवाना है, फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप सेमेस्टर फ्रीज करवा दें, तो 3 महीने की जो रिमेनिंग फीस है वो आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो जो 3 महीने जो आपने पढ़े हैं, राइट, वो अगर आपने अगर 3 महीने आपने जो फ्रीज करने से पहले जो फीसेस थी वो फिर आपको पे करनी पड़ेगी। नॉर्मली सेमेस्टर फ्रीज करने के 2000 चार्जेस होते हैं, तो कोशिश करें बिला वजह सेमेस्टर को फ्रीज ना करें, इससे आपका टाइम जाया होता है। फॉर एग्जांपल आपने लेट से 3 महीने पढ़ा, उसके बाद सेमेस्टर फ्रीज करवा दिया, तो 3 महीने की फीसें वो भी जाया गई, ठीक है, आपका टाइम भी जाया गया, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप इसको फिर शुरू से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने हमने पढ़ लिया था, मिड टर्म दे दिया था, उसके आगे से शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल शुरू से शुरू होगा, नए सिरे से फिर आपको जो उन कोर्स की फीसेज है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, राइट। तो अच्छा, एक लास्ट चीज जो है इसमें, डेट शीट। हमारा एग्जाम क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन होता है, आपने देखा कि आपका, बस ये लास्ट चीज बता रहा हूं, आपने देखा कि मिड टर्म आपका आ रहा है 19 जून से, जैसे मैंने आपको बताया एकेडमिक कैलेंडर, तो आप एक्सपेक्ट करें कोई 1 महीना पहले, यानी कि आप समझ लें कि मई की 20 तारीख तक एक डेट शीट का इंटरफेस ओपन होगा। ये देखो यहाँ पे आ रहा होगा, ये मेक योर डेट शीट, आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर लॉग इन करना है, ठीक है, लॉगिन कैसे करना है, अपना आईडी अपना पासवर्ड एलएमएस का लिख के साइन इन करना है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि आपने अपनी डेट शीट खुद बनानी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कहती है कि जी लेट से आपका इम्तिहान मिड टर्म हो रहा है जी, आपका 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ओके जी, 19 जून से, सॉरी जून, फॉर एग्जांपल जून 19 से लेकर, और चले जी इसने कंटिन्यू रहना है जून, फॉर एग्जांपल लेट से 30 जून तक ये कंटिन्यू रहेगा, फर्ज कर। अब हमारा जो इम्तिहान है, आपने क्या करना है, डेट शीट के ऊपर जैसे आप इंटरफेस पे लॉगिन करेंगे, राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, आईडी लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिख के साइन इन करेंगे। अब आप वहां पर, यहाँ पे इस वक्त जो है मेरे पास, देखता हूँ अगर शायद स्टूडेंट आईडी, ओके जी, ये देखिए आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन है, राइट। आप इम्तिहान, अगर फॉर एग्जांपल आप लाहौर में रहते हैं, आप इम्तिहान के दौरान 19 तारीख के दौरान आप फॉर एग्जांपल कराची में, तो आप यहाँ से अपना सिटी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आ नहीं रहा क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इंटरफेस ओपन नहीं हुआ, वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, बात समझ आ गई आपको। तो क्या करेंगे, आप अपना सिटी चूज कर लें, ये जरूरी नहीं कि आप लाहौर में, तो आप लाहौर में इम्तिहान, कई स्टूडेंट्स होते हैं वो इस दौरान बाहर हैं, कोई
घूमने फिरने गया है, मरी में आप गए हैं या कहीं और पर आप गए हैं, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में हमारे सेंटर्स मौजूद है जहाँ जहाँ इम्तिहान होता है। ठीक है, नॉर्मली उन्हीं सेंटर्स में एग्जाम सेंटर भी बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप अपना सिटी चूज कर लें, जैसे लाहौर है, जैसे आप सिटी चूज करेंगे और मेक योर डेटशीट पे जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी सेंटर के, चलिए लाहौर के अंदर फला फला कैंपस के अंदर इम्तिहान हो रहा है, आपने चूज कर लिया, लेट्स से प्राइम आईसीएस में मैंने इम्तिहान लिया, आपने ये सेंटर चूज कर लिया। अब जैसे आपने चूज किया, वहां पर सेशंस आ जाएंगे, सुबह लेट्स से 8 बजे इम्तिहान हो रहा है, फिर 10 बजे हो रहा है, फिर 12 बजे है, फिर 2 बजे है, फिर 4 बजे है, फिर 6 बजे। तो आप कोई भी टाइम अपना डेट अपनी चूज कर रहे हैं, अच्छा जी मैंने एक पेपर 19 को देना है, 19 को मैंने सुबह 10 बजे देना है, आप चूज कर रहे हैं। अच्छा जी 19 के बाद मैंने 2 छुट्टियां करनी है और फिर 22 को या 23 को देना है, तो आप अपनी मर्जी की डेट शीट खुद से बना सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन में 2-2 पेपर दे दें, आप इवन सैटरडे और संडे को भी एग्जाम्स होते हैं, आप उनमें भी दे सकते हैं, राइट। अगर एक स्टूडेंट अपनी डेट शीट नहीं बनाता, ठीक है, एक खास टाइम आपको दिया जाता है, उसके अंदर अंदर आपने डेट शीट बना दी। अच्छा एक चीज का और ख्याल रखिएगा, अब आप कहेंगे अच्छा जी जैसे आज डेट शीट का इंटरफेस ओपन हो गया, आप कहेंगे अच्छा जी कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, जैसे जैसे आप लेट करेंगे हो सकता है क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स के एग्जाम एक साथ हो रहे हो, सीनियर हो या जूनियर हो कोई भी हो, उनके एग्जाम एक साथ हो, तो हो सकता है कि आप 2 दिन के बाद जाएं तो पता लगे उस सेंटर में आपको कई सेशंस आपके फिल हो चुके होंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, आपके फिल हो चुके होंगे, ठीक है, और आपको जगह नहीं मिलेगी। तो जैसे ही आपका डेटशीट का इंटरफेस ओपन हो, फौरन जाके डेटशीट बनाए, क्योंकि सीनियर्स भी बना रहे होंगे, आप पहली दफा ये काम करेंगे तो आप अगर डिले कर दिया तो आपको अपनी मर्जी के टाइमिंग्स और डेट शायद ना मिल सके। जिस सेंटर में आप पेपर देना चाहते हैं हो सकता है वो सेंटर फिल हो जाए, तो फिर आपको कोई और सेंटर चूज करना, बात समझ आ गई आपको। ओके जी, तो मेरे ख्याल में ये मैंने आपको बता दी, तो मिड टर्म की भी डेट शीट ऐसे ही बनती है, फाइनल की डेट शीट भी ऐसे ही बनती है, राइट। तो ये क्योंकि मिड टर्म का इम्तिहान 1 घंटे का होता है और फाइनल का इम्तिहान जो होता है वो 2 घंटे का होता है, राइट। और अगर आपने डेट शीट नहीं बनाई, आप एक इम्तिहान मिस कर दिया, तो समझ लें कि आप फेल हो गए, और फेल होने का मतलब है पूरा कोर्स आपका ड्रॉप हो सकता है, और अगर डेट शीट नहीं बनाई तो हो सकता है कि आपका पूरा सेमेस्टर जो है वो भी आपका खत्म हो सकता है, राइट जी। तो मेरे ख्याल में मैंने जो है डिस्कशन जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो मैं उसके ऊपर हम आते हैं, और अगर कोई बातचीत आप पूछना चाहें जल्दी से एक एक करके आप हैंड्स रेस करेंगे, आप क्वेश्चन करें तो फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। ओके।